बहरा कर देने वाला धमाका। ब्रह्मांड में गूंज उठा, मानो दुनिया का सार ही प्रतिक्रिया में कांप उठा हो। एक विशाल पर्वत, जो कभी प्रकृति का अडिग टाइटन था, असंख्य टुकड़ों में बिखर गया, जिससे आसमान में टूटी चट्टानों की बाढ़ आ गई। इन बिखरे हुए अवशेषों ने धूल के बादलों को जन्म दिया, जिसने दुनिया को अस्पष्ट कर दिया। सब कुछ नजरों से ओझल हो गया। फिर भी इस अराजक भंवर के भीतर से एक अकेला व्यक्ति एक विस्फोटक चीख के साथ उभरा। इस आकृति ने एक तेज चमक बिखेरी, जो तूफानी रात में गरज और बिजली की याद दिलाती थी, जो तेज गति से आगे बढ़ रही थी। उसकी गति इतनी थी कि उसने धूल का एक लंबा गुबार छोड़ दिया, जो गति में एक राजसी चीनी ड्रैगन की तरह घुमावदार और कुंडलित हो रहा था। इसके तुरंत बाद धूल के घुमड़ते पर्दे से कई आकृतियां फूट पड़ीं, जो अराजकता की अनगिनत लंबी लकीरें उकेरती हुई आगे बढ़ रही थीं, जैसे कि वे किसी दूसरी दुनिया की मजबूरी से प्रेरित हों। 3 सबसे दुर्जय गुटों ने गठबंधन बनाया है, 3496 साधकों की एक सेना को संगठित किया है, जो लगातार 37,000 मील की दूरी तक मेरा पीछा कर रहे हैं। आहा, मुझे खत्म करने के लिए आप जिस हद तक जाने को तैयार हैं, वह वाकई उल्लेखनीय है। संघर्ष की उथल पुथल भरी सिम्फनी के बीच मुख्य व्यक्ति ने कहा। एक जोरदार कोलाहल के साथ चा यून जियाओ, सबसे आगे वाला आदमी, एक मडराती चट्टान पर अचानक रुक गया, एक तेज घुमाव के साथ, एक उन्मत्त अनियंत्रित हंसी के साथ। उसकी मुट्ठी से एक चमकदार प्रकाश की धार आकाशीय बिजली की तरह निकली, जो आने वाली भीड़ की ओर दौड़ रही थी। यह उसका अंतिम, हताश करने वाला दांव था। चमकता हुआ ब्लेड बिजली के झटके की तरह भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा, जिससे पीड़ा भरी चीखें निकलीं। फिर भी जैसे ही कुछ गिरे, दूसरे चढ़ गए। धरती पर उतरने से पहले आसमान में खून बहने के बावजूद लड़ाई जारी रखी। चायू शियाओ अब बहुत खून बह रहा था, जो उसके पिछले प्रहार का नतीजा था, जिससे वह हवाई चाल में असमर्थ हो गया था। एक ऊंचे पहाड़ की तरह बैठा, एक महान इंद्रधनुष की तरह खड़ा, एक तूफान की तरह अभिनय कर रहा था, एक वज्र की तरह आगे बढ़ रहा था। ये 4 छंद उन साधकों के सार को पूरी तरह से समाहित करते हैं, जिन्होंने दाओयुआन के उच्च ग्रेड को प्राप्त किया था। सभी दाओयुआन साधकों में सबसे आगे होने के बावजूद चायू शियाओ अब एक खर्च की गई गोली के समान था, जिसमें उड़ान के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं थी। उतरने पर उसके पैरों के नीचे की चट्टानें तेजी से उसके खून से लाल हो गईं। भारी सांस लेते हुए चायू जियाओ की आंखों में अभी भी एक विद्रोही, मजाकिया चमक थी। हन्फ, मैं खुद को बिना किसी बचाव के रास्ते के साथ खाई में झूलता हुआ पा सकता हूं, और मैं आज जीवित नहीं रह सकता। फिर भी मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आप में से अधिकांश मेरे साथ ही अपना अंत पाएंगे। उसके नीचे चट्टानी मंच एक विशाल पर्वत के शिखर को सुशोभित करता था। जैसे ही वह दृश्य का निरीक्षण करने के लिए मुड़ा, उसने आसनापदा के दौर में भी शाही शांति की एक अगोचर आभा बिखेरी। सैकड़ों साधक अपनी जगह पर जड़वत खड़े थे, उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं, क्योंकि वे चायू जियाओ को देख रहे थे। उनके पीछे दृश्य धारणा के दायरे से परे अनगिनत बेजान शरीरों से बना एक रास्ता था, पहाड़ों और नदियों के पार हजारों मील तक बना एक भयानक रास्ता। चायू जियाओ की मृत्यु के लिए वे जो कीमत चुकाने को तैयार थे, उसका एक डरावना प्रमाण। हालांकि जब चायुन जियाओ हार के कगार पर खड़ा था, तब किसी ने भी इस क्षण में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि आगे बढ़ाया गया कोई भी कदम तत्काल मृत्यु का कारण बनेगा, और उन्हें भी मृतकों की श्रेणी में शामिल कर दिया जाएगा, तथा चायुन जियाओ के साथ नरक की गहराइयों में ले जाया जाएगा। संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। संदेश दिन की तरह स्पष्ट था, क्योंकि उनके सामने जो व्यक्ति खड़ा था, वह कोई और नहीं बल्कि चायुन जियाओ, जियाओ सम्राट था। आकाश के दायरे में चायून जियाओ एक किंवदंती था, एक ऐसा नाम जो श्रद्धा और विस्मय में फुसफुसाया जाता था। 3 गुटों के 3496 साधकों ने चायून जियाओ का पीछा करते हुए 37,000 मील की खतरनाक यात्रा में विस्तृत जाल बिछाए और अनगिनत रणनीतियां अपनाईं। फिर भी चायून जियाओ ने अकेले ही 3496 पीछा करने वालों में से लगभग हर एक को खत्म कर दिया था। जहां भी वह गया, वहां बिखरी हुई भूमि और बेजान साधकों के शवों के ढेर छोड़ गए। ऐसे दुर्जय व्यक्ति को कम आंकने की हिम्मत कौन कर सकता है। जब वह अपने अंत के करीब था, तब भी किसी ने चायून जियाओ की तलवार की ताकत को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। जियाओ सम्राट, अगर आप हमारे प्रति लगातार दुश्मनी नहीं रखते, तो हम आपको पकड़ने के लिए इस संगठित प्रयास में एक साथ नहीं होते। भीड़ में एक बुद्धिमान बुजुर्ग ने आह भरी, उसकी थकावट साफ झलक रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारे सम्मानित जियाओ सम्राट ने अचानक हमारे खिलाफ युद्ध की घोषणा क्यों की और हमारा विनाश क्यों चाहा। आपके कार्यों ने दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचाया है, और इसका कोई उद्देश्य नहीं है। आपने ऐसा क्यों किया? हालांकि तीनों गुटों को आखिरकार अपने आपसी विरोधी चायून जियाओ को हराने का अवसर मिल गया था, लेकिन उन्होंने जो कीमत चुकाई वह चौंका देने वाली थी। उन्होंने इस प्रलयकारी युद्ध में अपने लगभग 90% योद्धाओं को खो दिया था, और नुकसान इतना बड़ा था कि उन्हें ठीक होने में एक सहस्राब्दी लग जाएगी। तीनों गुटों को किंग्यू क्षेत्र में अपने प्रमुख पद को खोने की गंभीर संभावना का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी गुट आगे बढ़ रहे थे। महल और मंदिर की निरंतर खोज ने इसे और भी जटिल बना दिया।
फिर भी वे भ्रमित रहे। वे इस रहस्यमयी जियाओ सम्राट के इरादों को समझ नहीं पाए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बिना किसी स्पष्ट लाभ के खुद को नुकसान पहुंचाया हो। चायून जियाओ ने व्यंग्य किया, उसकी आवाज़ में दृढ़ कड़वाहट थी। क्या तुम नहीं समझते? सच में तुम इसे समझने में विफल हो। अपने घायल शरीर को एक भयावह, लगभग भयावह विकृति के साथ उसने अपनी छाती में खुली हुई गुहा को देखा, जहां उसकी अंतड़ियां विचित्र रूप से उजागर थीं। हो सकता है कि आप तीनों गुट अप्रिय व्यवहार में उलझे हों, ऐसे मामले जिन्हें मैंने नज़रअंदाज करने का फैसला किया था। हालांकि जब आपने खेती के लिए सभी संसाधनों को जबरन जब्त कर लिया, ऊर्जा स्रोतों में हेरफेर किया और मूल्यवान अभ्यास सामग्री पर एकाधिकार कर लिया, किंग यून क्षेत्र में दूसरों के विकास को रोक दिया, तो आपने एक सीमा पार कर ली। आपका अत्याचार, आपका उत्पीड़न और दूसरों के भविष्य का विनाश, ये वो चीज़ें थीं जिनसे मैं घृणा करता था। और जब मैं किसी चीज़ से घृणा करता हूँ तो मैं उसे सुधारने का बीड़ा उठाता हूँ। नहीं जियो सम्राट, आप गलत हैं। केवल पुण्यवान लोगों को ही दुनिया के खजाने पर कब्जा करना चाहिए। जो लोग आत्म सुधार चाहते हैं उन्हें जंगल के कानून का पालन करना चाहिए। हमने कोई गलत काम नहीं किया है क्या? हाँ, चायू जियाओ ने ठहाका लगाया, बीच बीच में खांसी के दौरे भी पड़े। पुण्यवान आप कहते हैं? आप बिल्कुल सही हैं। दुनिया के खजाने किसी के भी दावे के लिए हैं। जो कोई भी उन्हें जब्त करता है उसे स्वामित्व का पूरा अधिकार है। मैं इस पर विवाद नहीं कर सकता। लेकिन चलिए पुण्य की आपकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। आपने लाखों निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया, ये सब उन रहस्यमयी पहाड़ों को नियंत्रित करने की आपकी खोज में। आपने अपनी शक्ति शिरा का निर्माण करने के लिए उनकी आत्माओं का बलिदान के रूप में इस्तेमाल किया। आपने संपन्न समृद्ध शहरों को उजाड़ बंजर भूमि में बदल दिया, जो मौत और ठंड से भरी हुई थी। और फिर आपने ये दावा करके अपनी पगडंडी छिपाने की हिम्मत की कि ये जगहें प्लेग से ग्रस्त थीं और आपको राज्य को बचाने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़े। इन वर्षों में आपने कितनी बार बिना सोचे समझे पूरे समुदायों को मिटा दिया और सच्चाई को तोड़ मरोड़ दिया। पुण्य का दावा करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? इतना पुण्य का दिखावा! हा 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 हा। उसकी हंसी जंगली, बेबाक और मजाक से भरी हुई थी। जरूर, सभी साधना संसाधन आपके हैं। जो कोई भी एक अंश भी लेने की हिम्मत करता है उसे कोई दया नहीं मिलेगी और उसका पूरा परिवार मर जाएगा, कोई भी जीवित नहीं बचेगा। आप लोगों ने अत्यधिक बल का इस्तेमाल करना शुरू किया और मैं बस उसी तरह से जवाब दे रहा हूँ। इसे समझना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। चायून जियाओ के शब्दों के बाद भीड़ का नेतृत्व करने वाले तीनों गुटों के मुखियाओं के चेहरे पर असहज भाव थे। तो संक्षेप में, हमारे खिलाफ आपकी लड़ाई न्याय के बारे में है। हमारे अन्याय से साधकों की रक्षा करना। ऋषि जैसे, बुजुर्ग ने व्यंग्य के साथ कहा। आहा, आप कितने महान व्यक्ति हैं जियाओ सम्राट। हालांकि आज आपके निधन के बाद भी हमारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कौन करेगा? तीनों गुटों को भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन हम नष्ट नहीं हुए हैं। 1000 साल से ज्यादा समय में हम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। कितना अफसोस की बात है, आज के बाद प्रसिद्ध जियाओ सम्राट नहीं रहेगा। जब तक मेरी सांस चलती रहेगी मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। अगर मैं मर गया तो दुनिया अब मेरी परवाह नहीं करेगी, चायून जियाओ ने उदासीनता से उत्तर दिया। जब तक मैं जीवित हूं मेरा एकमात्र उद्देश्य तुम बदमाशों को मिटाना है। हालांकि वह तिरस्कार के साथ बोल रहा था, लेकिन वह अपने भाई के लिए बदला न ले पाने के अपने गहरे दुख को दूर नहीं कर सका। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अफसोस बना रहा। मैं समझ गया, हम समझ गए। बड़े ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक कट्टर जानलेवा चमक थी। बहुत हो गई बात, हम तुम्हारी जान ले लेंगे, तुम इससे बच नहीं पाओगे। उसने अपना हाथ हिलाया और अपने दांत पीस लिए। जाओ, उसे मार डालो, किसी भी कीमत पर। सभी योद्धाओं ने एक साथ पूरी ताकत से हमला किया। उनमें से सैकड़ों ने अपनी जान की बाजी लगाई, इस अंतिम हमले में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बहुत सी रोशनी और आवाज़ें दुर्जय ताकतों के साथ मिलकर एक विशाल तूफान की तरह चायू जियाओ पर एकत्रित हुईं। तीनों गुटों की संयुक्त शक्ति ने वास्तव में धरती और आकाश को हिला दिया। धूल हवा में उड़ गई, जिससे नीचे का परिदृश्य छिप गया। पहाड़, जहां पहले चायू जियाओ खड़ा था, मलबे में बिखर गया। अनगिनत चट्टान के टुकड़े शोरगुल के बीच से उड़ते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चकनाचूर कर रहे थे। अपनी हंसी के बावजूद चायून जियाओ इस महीने भर की लड़ाई के बाद वाकई थक गया था। हर हरकत एक कठिन प्रयास की तरह लग रही थी। विनाशकारी हमलों की इस धार के सामने वह असहाय था, फिर भी उसने अपने विरोधियों का सामना एक बेपरवाह मुस्कान के साथ किया। प्रभाव से कुछ क्षण पहले उसने कुछ ऐसे शब्द कहे जो अराजकता में गूंज उठे। ये शर्म की बात है कि मैं अकेला लड़ा और तुम सभी को खत्म नहीं कर सका। अगर मुझे दूसरा मौका मिला तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम सभी के सिर काट दूंगा। अकेले लड़ना और तुम खलनायकों को अपनी जान बचाकर भागने देना, यह मेरा आजीवन पछतावा है।
अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जियाओ सम्राट के रूप में जाने जाने वाले अदम्य अकेले व्यक्ति को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी अपने अकेलेपन का गहरा एहसास हुआ। इस दुनिया में सर्वोच्च गुरुओं की श्रेणी में पहुंचने के बावजूद 3 सबसे दुर्जेय गुटों की भारी ताकत का सामना करने पर चा युनजियो ने खुद को बेहद अपर्याप्त पाया। बूम! एक गगनभेदी विस्फोट से आकाश फट गया, विशाल पर्वत धूल से ढके कंकड़ पत्थरों के झरने में बदल गया। धूल उड़ी और पत्थर गिरे। अपने अंतिम क्षणों में जियो सम्राट ने मार्मिक विदाई शब्द छोड़े। वो हुई कि शेंगलू जियानसियां, वे हैं वूली जन संगवान, रो दे लाई शेंग जोंगी जियान, तू जिन जियानसी स्याओकांग टियान। मुझे इस कठिन जीवन के बारे में कोई पछतावा नहीं है, लेकिन मैं दुष्टों को हराने में अपनी शक्तिहीनता पर शोक करता हूँ। यदि मैं तलवार लेकर पुनर्जन्म ले पाता तो मैं दुनिया से सभी दुष्टता को दूर कर देता और स्वर्ग के नीचे विजयी होकर हंसता। धुंध के बीच ऋषि जैसे बुजुर्ग ने एक उदास भाव से परिणाम को देखा और बुदबुदाया, भले ही आपको एहसास हो गया हो, फिर भी आपके पास कोई मौका नहीं होगा, और अब आप कभी भी सच्चाई को उजागर नहीं कर पाएंगे। उसने व्यंग्य किया, यदि मेरे पास तलवार लेकर जीवन के बाद का जीवन होता तो मैं सारी बुराई को मिटा देता ताकि मैं दुनिया में जोर से हंस सकूं। क्या अफसोस है जियाओ सम्राट, जीवन के बाद जैसी कोई चीज नहीं है। चलो चलें। बुजुर्ग ने अपना हाथ हिलाया, जिससे सभी योद्धा पीछे मुड़ गए और चले गए। सभी की नजरों से ओझल चा युनजियाओ के गुजरने के समय आसमान में एक हल्की बैंगनी रोशनी कुछ देर के लिए टिमटिमा रही थी। जैसे ही तेज हवा चली, धूल को उड़ाते हुए और जमीन पर सिर्फ टूटी हुई चट्टानें दिखाई देने लगी, पहाड़ गायब हो गया। फिर भी हवा में एक आवाज की हल्की सी गूंज थी, काश मेरे पास तलवार के साथ एक परलोक होता, मैं सारी बुराई को मिटा देता ताकि मैं दुनिया में जोर से हंस पाता। ... अचानक चा युनजियाओ जाग गया। उसका पूरा शरीर पीड़ा में तड़प रहा था, लेकिन दर्द के बीच उसका दिमाग एक हैरान करने वाले भंवर में डूब गया। क्या हो रहा है? क्या मैं 3 गुटों से नहीं लड़ रहा था? क्या मैं अपने अंत को नहीं पा रहा था? मेरा शरीर नष्ट हो गया था, मेरी आत्मा बुझ गई थी और मेरी आत्मा चली गई थी। मैं उस विनाशकारी हमले से कैसे बच सकता था? उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, एक आलीशान कमरे और एक नर्म बिस्तर पर लेटे होने की अनुभूति से उसका स्वागत किया। मैं मर नहीं गया। उसने बहुत शक्तिशाली हमलों का सामना किया था, वह पूरी तरह से रक्षाहीन और प्रतिरोध करने में असमर्थ था। उसे बिखरे हुए टुकड़ों में बदल दिया जाना चाहिए था। वह संभवतः अभी भी जीवित कैसे हो सकता है? चा युनजियाओ ने अपना सिर खुजलाया और सोचा, ओह ठीक है, मेरा शरीर। एक पल रुको। जब उसने अपनी फैली हुई भुजाओं को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। पीले हाथ, लंबी पतली उंगलियां, एक युवा महिला की तुलना में अधिक नाजुक और सुंदर। क्या बकवास है, ये मेरे हाथ नहीं हैं। चा युनजियाओ ने आश्चर्य से कहा, पूरी तरह से चकित, क्योंकि उसने अविश्वास में अपने हाथों की जांच की। अगले ही पल वह तेजी से उठकर बिस्तर के बगल में लगे दर्पण को अपने चेहरे पर उठाया। प्रतिबिंब में उसने जो देखा, उसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। दर्पण में एक अपरिचित युवक दिखाई दिया, जो लगभग 16 वर्ष का था, जिसकी त्वचा गोरी और भौहें स्पष्ट रूप से उभरी हुई थीं। वह एक सुंदर युवक था जिसके गुलाबी होंठ किसी युवती के होंठों से मिलते जुलते थे। सुंदर, वह अपने शब्दों के चयन में झिझक रहा था। उसे एहसास हुआ कि किसी व्यक्ति को सुंदर कहना पूरी तरह से उचित नहीं होगा। सिर हिलाते हुए उसने खुद को सही किया, बहुत सुंदर, ये बेहतर है, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है? फिर उसके सिर में एक भयंकर दर्द दौड़ गया। यादें उसके दिमाग में एक अजेय ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ी, जो उसे एक बार फिर से डूबने की धमकी दे रही थीं। अपने सिर को पकड़कर और सांस लेने के लिए हौंफते हुए चा युनजियाओ ने होश बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि यादों का सैलाब उस पर बह रहा था। ओह, अब मैं समझ गया। दाओयुआन का ग्रेड, रियल्म्स ऑफ द फिर्मामेंट की स्तर प्रणाली में 9 ग्रेड हैं। निम्न से उच्च तक रेन्युआन का ग्रेड, दियुआन का ग्रेड, त्यानयुआन का ग्रेड, लिंगयुआन का ग्रेड, मेंगयुआन का ग्रेड, दाओयुआन का ग्रेड, जियानयुआन का ग्रेड, शेन्युआन का ग्रेड, शेंगयुआन का ग्रेड। प्रत्येक ग्रेड में 9 स्तर होते हैं, जो इसे कुल 81 स्तर बनाते हैं। किंग युन क्षेत्र, नश्वर दुनिया के ऊपर आकाश में स्थित क्षेत्रों में से एक, जहां चा युनजियाओ अपने पिछले जीवन में रहते थे। चा युनजियाओ का विस्मय इतना गहरा था कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अपने सामान्य संयम के बावजूद वह ये समझ नहीं पाया कि यह असंभव सा दिखने वाला चमत्कार उसकी वास्तविकता बन गया था। अब वह जिस शरीर में रहता था, वह मूल रूप से किसी और आत्मा का था, भाग्य का एक ऐसा मोड़ जिसने उसे चकित कर दिया। उसका वर्तमान निवास हानयान की भूमि थी, जिसे किंग यू क्षेत्र में नश्वर दुनिया के रूप में जाना जाता है। मजे की बात यह है कि भले ही यह शरीर कभी किसी अजनबी का था, लेकिन इसका नाम भी उसके अपने नाम के समान ही था, चा युनजियाओ। यह महज एक संयोग था। इस शरीर का पिछला निवासी कोई और नहीं बल्कि चेन किंगडम के उत्तरी जनरल ये नान तियान का बेटा था। अपने नए जीवन में जागने पर चा युनजियाओ ने खुद को जनरल के घर में पाया।
उसकी पिछली रात एक वेश्यालय में बिताई गई थी, जहां वह बदनाम साथियों के साथ मौज मस्ती कर रहा था। वह नशे में घर लौटा था, लेकिन पेट में तेज दर्द के कारण उसकी मृत्यु हो गई, जिसने उसके पिछले जीवन का अंत कर दिया। उस निर्णायक क्षण में जियो सम्राट की आत्मा का एक छोटा सा टुकड़ा अस्तित्व में आ गया और भाग्य के एक असाधारण मोड़ से मरते हुए शरीर में विलीन हो गया। मुझे लगता है कि मैं अपनी वर्तमान स्थिति को समझ सकता हूँ। नहीं, मैं अभी भी इसे ठीक से समझ नहीं पाया हूँ, चा यून जियो ने भौहें सिकुड़ते हुए और अपने मंदिरों को मालिश करते हुए कहा। मुझे लगा कि मेरी आत्मा लुप्त हो रही है। मेरे बचने का कोई संभव तरीका नहीं था। मैं कैसे बच पाया और इस शरीर में पुनर्जन्म कैसे पाया? यह अविश्वसनीय है। अपने पर्याप्त ज्ञान के बावजूद चा यून जियो पूरी तरह से हैरान था। ऐसी घटनाएं असंभव मानी जाती थीं, फिर भी यह निर्विवाद रूप से उसके मामले में घटित हुई थी। खैर, जो भी हो, जो जीता है उसके पास आशा होती है, और अब मेरे पास मेरी आशा है। अपने व्यापक अनुभव से लैस, जब तक मैं लगन से साधना करता रहूंगा, मैं अंततः महान जियाओ सम्राट के रूप में अपनी स्थिति पुनः प्राप्त करूंगा। जब वह दिन आएगा तो मैं तीनों गुटों से बदला लूंगा और उन पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। दांत पीसते हुए और दृढ़ दृष्टि से उसने उन गुटों से हिसाब चुकता करने की तीव्र इच्छा जताई, जिन्होंने लगातार उसका पीछा किया था, इस बात से अनजान की कथित रूप से पराजित जियाओ सम्राट अभी भी सांस ले रहा था। तुम बदमाश, एक दिन तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे, उसने कसम खाए। जैसे ही उसने अपने विचारों को इकट्ठा किया, अचानक और असहनीय दर्द ने उसके पेट को जकड़ लिया, जिससे उसका चेहरा पीड़ा में विकृत हो गया। पीड़ा महसूस हुई जैसे कि उसकी आंतों को बेरहमी से फाड़ा जा रहा हो। लानत है, अब मुझे समझ में आया कि इस लड़के की मौत कैसे हुई। उसे जहर दिया गया था। चा यूं जियाओ ने अपनी पीड़ा के कारण को पहचानते हुए महसूस किया। जहर के साथ उसके पिछले अनुभवों ने उसे लक्षणों को पहचानने के लिए ज्ञान से लैस किया था। हालांकि उसकी जागरूकता जहर के घातक प्रसार को रोक नहीं सकी, और वह जलती हुई पीड़ा से अक्षम हो गया, यहाँ तक कि अपने माथे पर बने पसीने को भी पोंछने में असमर्थ था। एक जनरल के युवा बेटे की मृत्यु जहर के कारण हुई थी, और भले ही चा यू जियाओ को लड़के का शरीर विरासत में मिला था, लेकिन जहर की घातक पकड़ अभी भी बनी हुई थी। सौभाग्य से जहर की शक्ति लड़के को मारने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन चा यू जियाओ को नहीं। ये किंग मिंग फ्रूट जहर से ज्यादा कुछ नहीं है। हुन्फ, चा यू जियाओ ने सोचा, जहर को तुरंत पहचानते हुए। हालांकि जैसे ही उसे एहसास हुआ कि जहर फिर से सक्रिय हो गया है, उसकी दृष्टि अचानक से धुंधली हो गई। उसने जहर के प्रभावों का प्रतिकार करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को तुरंत इकट्ठा करने का प्रयास किया, लेकिन उसे एक चौंकाने वाली खोज मिली। उसके शरीर में अब आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, वह शक्ति जो कभी जियाओ सम्राट के रूप में उसके पास थी। इसके बजाय वह अब केवल एक जनरल के घर का एक प्लेबॉय था, जो आध्यात्मिक मार्शल आर्ट में हाथ आजमाता था, लेकिन उसके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। इस रहस्योद्घाटन ने चा यून जियाओ को पीड़ा में रोने के कगार पर छोड़ दिया। उसका चेहरा उसकी हथेली में दब गया। यह एक क्रूर विडंबना होगी अगर जियाओ सम्राट, जो एक बड़ी आपदा से बच गया था, तुच्छ किंग मिंग फल जहर के आगे झुक जाए। जैसे जैसे दर्द बढ़ता गया, चा यून जियाओ ने अपने दांत पीस लिए, इस बात को अच्छी तरह से जानते हुए कि उसकी तत्काल प्राथमिकता जीवित रहना है। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उसने अपने शरीर में व्याप्त भयानक पीड़ा से लड़ने के लिए अपनी आत्मा शक्ति के अंतिम अवशेषों को इकट्ठा किया। एक क्रॉस लेग मुद्रा लेते हुए वह दर्द के जवाब में कराह उठा, फिर अपनी शेष आत्मा शक्ति को केंद्रित किया। जानबूझकर सटीकता के साथ उसने इसे जहर के स्रोत की ओर निर्देशित किया, दृढ़ संकल्प के साथ इसे विष के खिलाफ दबाया। एक हिंसक थूक के बाद उसने अनजाने में खून खांसा। उसका रंग पीला पड़ गया, एक बेजान लाश जैसा लग रहा था। लानत है, मेरी आत्मा की शक्ति का अंतिम भंडार एक सांसारिक जहर से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। कितना अपमानजनक! कौन ऐसे दिन की कल्पना कर सकता था? उसने अपने मुंह से खून पोंछा, उसके विचार आत्महीनता से भरे हुए थे। अभी के लिए जहर को साफ करना होगा, या ये शरीर कुछ ही दिनों में खराब हो जाएगा। बदला लेने की मेरी कोशिश की तो बात ही छोड़िए, लेकिन अगर मैं इस बेस्वाद जहर से बच भी जाऊं, तो भी मैं साधना के लिए आवश्यक शक्ति से वंचित हो जाऊंगा। मेरा सारा ज्ञान, मेरी परिष्कृत तकनीकें, सब बेकार हो जाएंगी। शोक से उसने बुदबुदाया, इस समय मैं वेश्यालय में रहने वाले एक धनी व्यक्ति के समान हूँ। मेरे पास साधन हैं और अवसर भी हैं, फिर भी मैं खुद को नपुंसक पाता हूँ। घटनाओं का ऐसा निराशाजनक मोड़। शायद मुझे जियाओ मोरोन की उपाधि अपना लेनी चाहिए। हालांकि अपने दुर्भाग्य पर विचार करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। अपनी परिस्थितियों से हार मानकर चा यून जियाओ समझ गया कि उसे कोई उपाय निकालने की जरूरत है। स्टीवर्ड, जल्दी से यहाँ आओ, उसने चिल्लाते हुए कहा। मेरे लिए कुछ जड़ी बूटियां लाओ। स्टीवर्ड को जड़ी बूटियों की सूची का विवरण देते हुए चा यून जियाओ को आध्यात्मिक शक्ति का सहारा लिए बिना विषाक्तता का इलाज करने की अपनी क्षमता पर भरोसा था। जियाओ सम्राट के रूप में उनकी शिक्षा ने एक वैकल्पिक समाधान प्रदान किया। जब आज्ञाकारी स्टीवर्ड ने स्क्रिप्ट पर नजर डाली तो वह हैरान दिखाई दिया और अपना सिर खुजलाया।
सर, मुझे डर है कि मैंने पहले कभी इन जड़ी बूटियों का सामना नहीं किया है, उसने झिझकते हुए स्वीकार किया। जड़ी बूटियों के बारे में मेरे व्यापक ज्ञान और बेनकाओ संग्रह से मेरी परिचितता के बावजूद, ये नाम आइस फ्रूट, फायर लीफ, फीनिक्स ब्लूम वे पूरी तरह से अपरिचित हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली? चा यूनजियाओ ने एहसास में अपने माथे पर थपकी दी। वह क्षण भर के लिए भूल गया था कि ये अनोखी जड़ी बूटियां सिर्फ किंगयों क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो नश्वर दुनिया में नहीं हैं। आह, ये तो बस मजाक था, उसने हताश होकर आह भरी। तुम जा सकते हो। अपने युवा स्वामी के विचित्र अनुरोध से हैरान होकर प्रबंधक चला गया, उसका सिर अभी भी उलझन में था। वास्तव में जड़ी बूटियां, उसने खुद से कहा। उसे लगता है कि वह कुछ अजीबोगरीब नाम लिखकर विद्वान लग सकता है। सच में, कोई शब्द नहीं है। चायू जियाओ तेजी से जनरल के अध्ययन कक्ष में गया और किताबों की अलमारियों को चिकित्सा ग्रंथों की तलाश में देखा, जिनमें जहर के लिए मारक हो सकता है। मुझे भी यही संदेह था, उसने निराश होकर कहा। किंगमिंग फल जहर, हालांकि उसके कद के किसी व्यक्ति के लिए दुर्जय नहीं था, लेकिन किंगयुन दायरे के लिए विशिष्ट था। नश्वर दुनिया में कोई इलाज नहीं मिल सकता था। ऐसा लगता है कि जिसने मुझे जहर दिया उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, चायू जियाओ ने सोचा। फिर भी अगर यह जारी रहा तो मैं गंभीर खतरे में हूं। यहाँ कोई इलाज मौजूद नहीं है और मैं फंस गया हूँ, किंगयुन दायरे में वापस जाने में असमर्थ हूँ। क्या मुझे बस अपनी मृत्यु का इंतजार करना चाहिए? आह, लेकिन अगर जहर किंगयुन दायरे के लिए विशिष्ट है, तो ये यहाँ कैसे पहुँच गया? शायद जहर देने वाला ऊपर से लोगों से संपर्क रखता है। उसकी आंखों में एक ठंडा संकल्प चमक रहा था। मेरे प्रभु, लॉर्ड लैन मिलने आए हैं। एक गार्ड ने दरवाजे के बाहर से घोषणा की। चायू जियाओ को यह एहसास हुआ कि जनरल का घर एक असाधारण रूप से अनोखी जगह थी। उसे अजीबोगरीब वास्तुकला या लेआउट नहीं लगा, बल्कि वहां के निवासी थे। उसे वहां एक भी महिला नहीं दिखी, न कोई नौकरानी, न ही किसी तरह की कोई महिला। इसके बजाय ये सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र था। हालांकि ये सिर्फ पुरुषों का समूह नहीं था, उनमें से कई जीवंत दिखाई दिए, लेकिन उन सभी में एक अलग विशिष्टता थी। वे विकलांग थे। घर के आसपास चर्चा थी कि ये लोग भूतपूर्व सैनिक थे जिन्होंने जनरल ये के अधीन बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। ये जनरल के सदाचारी चरित्र का प्रमाण था, जो अपने अधीन सेवा करने वालों का ख्याल रखते थे और उन्हें सहायता प्रदान करते थे। चायू जियाओ अपने नए पिता की स्पष्ट उदारता पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके, क्योंकि यह उनके वर्तमान पिता का पहला पहलू था जिसे उन्होंने देखा था। लैन, ओह, अब मुझे याद आया, चायू जियाओ ने कहा। उनकी यादें धीरे धीरे एक साथ जुड़ रही थीं। लैन का पूरा नाम लैन लैंग लैंग था और वह दक्षिणी जनरल का बेटा था। अब चायून जियाओ और लैन लैंग लैंग के पिता राज्य के दो स्तंभ थे, जिनमें से प्रत्येक अपने अपने क्षेत्रों पर अधिकार रखता था। वे दोनों जनरलों के बेटे थे और उनके पिता अक्सर लंबे समय तक घर से दूर रहते थे। इस सामान्य अनुभव ने उनके बीच एक बंधन बनाया, जिससे उनकी घनिष्ठ मित्रता हुई। हालांकि जहां चायून जियाओ अपने लापरवाह और चंचल स्वभाव के लिए जाने जाते थे, वहीं लैन का व्यवहार अपनी मां के प्रभाव के कारण कुछ हद तक संयमित था। लैन के नाम के पीछे एक मनोरंजक बैकस्टोरी भी थी। दक्षिणी जनरल को हकलाने की समस्या थी। लैन के जन्म की पूर्व संध्या पर वह यात्रा के दौरान सो जाने के बाद एक गाड़ी में घर लौट रहा था। अपनी नींद में उसने एक जहाज पर खतरनाक समुद्रों को पार करने का सपना देखा। अगले दिन अपने बेटे के जन्म के बारे में सुनकर उसने अपना सपना फिर से सुनाने की कोशिश की, लेकिन हकलाते हुए बोला, ला लैंग 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 लैंग। स्टूडेंट ने यह बात सुन ली और तुरंत घोषणा की, जनरल ने फैसला कर लिया है, मेरे युवा स्वामी का नाम लैन लैंग लैंग रखा जाएगा। और इस तरह लैन लैंग लैंग ने अपना अनूठा नाम प्राप्त किया और इसके लिए कुख्याति प्राप्त की। लैंग और लैंग लैंग के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी, दक्षिण और उत्तर जितना विशाल था। जियाओ जियाओ, मैंने सुना है कि कल रात तुम काफी नशे में थे। लैंग की चंचल आवाज चायून जियाओ के कानों तक पहुंची, इससे पहले कि वह कमरे में प्रवेश करता। केवल मेरे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ही जल्दी निकल पाया। शुक्र है कि मैं निकल गया, वरना तुम प्लेबॉय के बहकावे में आ जाते। उपनाम से क्रोधित होकर चायून जियाओ ने जवाब दिया, लैन लैंग लैंग, तुम बदमाश हो। मुझे जियाओ जियाओ कहना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। लैन ने बेपरवाही से अपने कंधे उचकाए, शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए कमरे में प्रवेश किया। क्या तुम कल रात बहुत उल्लेखनीय नहीं थे? तुम वास्तव में वेश्यालय में बुरी तरह नशे में धुत हो गए थे। मुझे स्वीकार करना होगा, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ मेरे दोस्त। एक आक्रोशपूर्ण खर्राटे के साथ चायून जियाओ ने उत्तर दिया, हन्फ। तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुमने मेरे घर पर जासूस भेजा था? लैन ने जवाब देते हुए ठहाका लगाया, मैं तुम्हारे मनहूस घर की जासूसी करने में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। कुछ हल्की फुल्की टिप्पणियों का आदान प्रदान करने के बाद चायू जियाओ ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को करीब से देखा। एक संपन्न परिवार से होने के बावजूद लैन का शरीर कमजोर था।
उसके कपड़े बड़े आकार के दिखते थे, लेकिन ये केवल एक भ्रम था। वह असाधारण रूप से पतला था और उसका लबादा उसके शरीर से लटकता हुआ प्रतीत होता था। उसके पूरे शरीर पर 100 ग्राम से ज्यादा मांस नहीं हो सकता था। उसकी अजीबोगरीब विशेषताओं में धनुषाकार भौहें, चपटी नाक, उभरे हुए होंठ और स्वाभाविक रूप से तिरछी आंखें शामिल थीं। चायू जियाओ का सबसे ज्यादा ध्यान लैन की बहुत बड़ी, मोटी टोपी पर गया, जो भीषण गर्मी के बावजूद पहनी हुई थी। उसे जल्द ही अपनी नई यादों से पता चला कि यह अजीबोगरीब विकल्प फेवस नामक एक फंगल संक्रमण के कारण था, जिसके कारण उसके बाल बहुत ज्यादा झड़ गए थे और वह लगभग गंजा हो गया था। इसलिए टोपी एक जरूरत और एक विचित्रता दोनों थी। एक हताश आह के साथ चायू जियाओ सोचने से खुद को रोक नहीं सका, ओह नहीं, मैं एक अजीब व्यक्ति के शरीर में पुनर्जन्म ले चुका हूं और अब मुझे एक और सनकी व्यक्ति से दोस्ती करनी होगी। हे भगवान! चायू जियाओ शव के पूर्व मालिक की अजीबोगरीब प्रकृति पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, खासकर जब बात उसके दोस्त की आए। ये स्पष्ट था कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व अनियंत्रित और अनुशासनहीन था, जैसा कि एक चिलचिलाती धूप में मोटी टोपी पहनने के उसके फैसले से स्पष्ट होता है, जबकि वह गर्व से खुद को रोमांटिक घोषित करता है। चलो चलते हैं, लैन लैंग लैंग ने कहा, अपने कथन को जोरदार हंसी और एक हास्यपूर्ण चेहरे के भाव के साथ विराम देते हुए। कल रात जाने से पहले मैंने जुओवू जी के पे में कुछ मिला दिया था। मुझे उस पर नज़र रखनी चाहिए, बस मामले में। वह बदमाश हमेशा से हमारे लिए कांटा रहा है, लगातार हमारा विरोध करता रहा है। वह असहनीय है। अपने पिता की जेड रुई खोने के बाद उसे सदियों तक घर में नज़रबंद रखा गया था। हाल ही में उसे रिहा किया गया है और मैं इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दूंगा। चायू जियाओ ने जहर के साथ अपनी दुर्दशा पर विचार करते हुए संकोच किया। वह लैन लैंग लैंग जैसे किसी व्यक्ति के साथ जाने में कैसे दिलचस्पी ले सकता था, जबकि वह इतने महत्वपूर्ण मामले में उलझा हुआ था। हालांकि उसे एक एहसास हुआ, उसकी यादों में जुओवू जी उन बदनाम दोस्तों में से एक था जिनके साथ वह पिछली रात शराब पी रहा था। ये पूरी तरह से संभव था कि जुओवू जी ने ही उसे जहर दिया हो। जहां तक चायू जियाओ को याद है, जुओवू जी दूसरों से कम अजीब नहीं था। चायू जियाओ और लैन लैंग लैंग के साथ शहर के 3 प्रभुओं में से एक होने के बावजूद वह हमेशा अन्य 2 का विरोध करने के लिए कारण ढूंढता था, जिससे अक्सर विवाद होते थे और उनके बीच सामंजस्य की कमी होती थी। शहर के 3 प्रभु शब्द का इस्तेमाल वास्तव में उनका वर्णन करने के लिए मजाक में किया जाता था। उनका चरित्र चित्रण करने के लिए एक स्थानीय कहावत भी रची गई थी। शहर के 3 प्रभु कितने अद्भुत थे। वे व्यवसाय में कम थे, लेकिन अपने परिवार के भाग्य को बर्बाद करने में अच्छे थे। उनके पास सोना और चांदी भी थी, लेकिन वे इसे मौज मस्ती के लिए देते थे। उनके पास कोई चेहरा नहीं था, लेकिन वे धूर्त थे। उत्तरी जनरल, उसका एक बेटा था जिसका नाम जियाओ था। बाघों की मां एक कुत्ता था जो बहुत बदमाश था। दक्षिणी जनरल के घर में समुद्र की तरह उथल पुथल थी। लैंग नाम का आदमी एक काली भेड़ था। मंत्री जुओ प्रतिभाशाली था जिसका बेटा वूजी था, जिसने जेड रुई को गिरवी रखा था। उसने गिरवी रखी हुई चीज़ों का इस्तेमाल खाने पीने, खिलौनों और लड़कियों के लिए किया। वह एक ऐसा राजा था, तीनों में सबसे ऊपर। इस श्लोक में जेड रुई का उल्लेख था, जो एक मूल्यवान वस्तु थी। जुओ वूजी अपने लापरवाह खर्च में कुछ दिन पहले पैसे खत्म हो गए थे और उन्होंने अपने पिता के संग्रह से एक जेड रुई को गिरवी रख दिया था, जो कि बहुत दुर्लभ नहीं था, फिर भी कम से कम 500 किलोग्राम सोने का खजाना था। जुओ वूजी ने इसे मात्र 50 किलोग्राम चांदी के लिए बर्बाद कर दिया था, जिसके कारण उसके पिता ने उसे कड़ी फटकार लगाई और चेन साम्राज्य के अंतिम काले भेड़ के रूप में उसकी प्रतिष्ठा स्थापित हुई। जुओ वूजी की फिजूल खर्ची ने उसे प्रभुओं की तिकड़ी में अलग खड़ा कर दिया था और वह उनमें सबसे कुख्यात व्यक्ति बन गया था। उसकी बेतहाशा खर्चीली हरकतें, जो दूसरों से भी बेमिसाल थीं, ने उसे यह सम्मान दिलाया था। चलो, लैन लैंग लैंग ने आग्रह किया। उसका उत्साह स्पष्ट था, जिससे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने चायू जियाओ को पकड़ा और उसे जोश के साथ घर से बाहर खींच लिया। दोनों डंडी एक गाड़ी में चढ़ गए। चायू जियाओ अभी भी विलासिता के इस नए जीवन में समायोजित हो रहा था, जबकि लैन लैंग लैंग उठे हुए पर्दे के पीछे से झांक रहा था, दृश्यों का आनंद ले रहा था। वह अपने होठों को रगड़ने और जोर से सीटी बजाने से खुद को रोक नहीं सका। तीखी आवाज ने सड़क पर मौजूद महिलाओं और लड़कियों को चौंका दिया और वे घबराकर भाग गईं। गाड़ी की सवारी के दौरान चायू जियाओ को अचानक कुछ असामान्य महसूस हुआ। इस अनुभूति ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी, एक ऐसा एहसास जिसे उसने अच्छी तरह पहचाना। यह एक अनोखी क्षमता थी जो उसके पास कुछ समय से थी, लेकिन उसे कभी पूरी तरह से समझ नहीं आया था। इस क्षमता ने उसे खजाने और मूल्यवान वस्तुओं का पता लगाने की अनुमति दी जब वे पास में थे, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। चायू जियाओ के लिए अपने पुनर्जन्म के बाद भी इस क्षमता को बनाए रखना अप्रत्याशित था, लेकिन वह अपने नए जीवन में इसके संभावित लाभों से इनकार नहीं कर सकता था। हालांकि उसका वर्तमान भ्रम इस तथ्य से उपजा था कि वे नश्वर दुनिया में थे और वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी जगह पर कौन सा खजाना इस क्षमता को ट्रिगर कर सकता है।
जैसे जैसे वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते गए, यह अनुभूति और भी प्रबल होती गई। जब वे आखिरकार रुके तो चायू जियाओ को लगा कि खजाना उनकी पहुंच में ही है। गाड़ी से उतरकर ऊपर देखने पर उसने मंत्री के घर के गेट पर सोने से लिखे जुओ जियांगफू शब्दों को देखा। असामान्य अनुभूति का स्रोत वास्तव में इस घर के भीतर था। ... उनके आगमन पर जुओ वूजी ने उनका अपमान करते हुए स्वागत किया। लैन लैंग लैंग, तुम बदमाश! क्या तुमने कल रात मुझे नशीला पदार्थ दिया था? धिक्कार है तुम पर, तुमने मुझे लगभग मार ही डाला। स्पष्ट रूप से चायू जियाओ और लैन लैंग लैंग के प्रति इस व्यक्ति के मन में जो आक्रोश था वह उसके अस्तित्व में अंकित हो गया था, एक अमिट छाप जिसे मिटाना असंभव था। उनके बीच हमेशा से ही उनका मजाकिया मजाक चलता रहा था, जिसमें कोई भी पक्ष हार नहीं मानता था। हालांकि उसने खुद कभी कभी चायू जियाओ और लैन लैंग लैंग के लिए जाल बिछाए थे, लेकिन ये सब मजाक में हुआ था। उसे शायद ही यकीन हो कि उन्होंने वास्तव में उसे नशीला पदार्थ दिया था। पहले तीनों लॉर्ड्स बराबरी पर थे, लेकिन अब उसने सबसे बड़े हारने वाले का खिताब हासिल कर लिया था, जो अन्य दो के लिए बहुत ही मनोरंजक था। जुओ वूजी हर बार जब वह उन्हें देखता था तो निराशा में अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक पाता था। हालांकि चायू जियाओ ने जुओ वूजी पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपने अवलोकन में पूरी तरह से तल्लीन था। घर के लिविंग रूम में एक विशेष टेबल पर टिका हुआ था। टेबल पर एक साधारण सफ़ेद जेड बॉटम वाला केस रखा था और उसके ऊपर एक साधारण सफ़ेद पत्थर रखा हुआ था। इसकी सतह खुरदरी और साधारण दिखाई दे रही थी, सिवाय जटिल रूप से उकेरे गए पूरी तरह से फैले हुए पंखों के एक जोड़े के। किसी भी सामान्य पर्यवेक्षक को यह मंत्री के घर के भीतर एक और साधारण आभूषण लग सकता था, जिसे कभी भी महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में नहीं पहचाना जाता था। लेकिन चायू जियाओ अलग था। उसकी केंद्रित निगाहें अटूट तीव्रता के साथ उसमें घुस गईं। जैसे जैसे वह पत्थर की जांच करता गया, उसे खुशी की गहरी अनुभूति होने लगी। हाँ, ये है, मैं गलत नहीं हो सकता। ये शुद्ध स्वर्गीय क्रिस्टल है। यह एक वास्तविक खजाना है। उसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अपने पुनर्जन्म के तुरंत बाद उसे एक अविश्वसनीय खजाना मिल गया था। शुद्ध स्वर्गीय क्रिस्टल केवल एक किंवदंती नहीं थी, यह इतिहास के पन्नों में निहित एक अस्तित्व था। इसे बनने में 10,000 साल लगे और सिर्फ 1 इंच बढ़ने में 1,000 साल और लगे। ऐसा खजाना किंगयू दायरे में रहने वालों के सबसे जंगली सपनों से परे था। नश्वर दुनिया के निवासियों की तो बात ही छोड़िए। तुरंत जुओ वूजी की आंखों में आशा की एक चिंगारी प्रज्वलित हुई, लेकिन उसकी स्थिति की वास्तविकता ने उसे तुरंत बुझा दिया। यह इतना आसान नहीं होगा। मुझे नहीं पता था कि यह इतना कीमती है। इतनी छोटी सी चीज़ वास्तव में 500 किलोग्राम सोने के बराबर हो सकती है। ये कितना दयनीय है कि तुम दुष्टों ने मुझे इसे चुराने और केवल 50 किलोग्राम चांदी में बेचने के लिए उकसाया। कितना बड़ा नुकसान। अपनी आवाज़ में थोड़ी कड़वाहट और दांत पीसते हुए उसने आगे कहा, तुम दुष्टों ने मुझे दुनिया की नंबर 1 काली भेड़ बना दिया है। मुझे इसका कभी जिक्र नहीं करना चाहिए था और मुझे इसे अपने दांतों और खून से चिपकाए रखना चाहिए था। अब जब एक और जेड लुई मौजूद है तो मैं इसे प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता हूँ? चायून जियाओ ने अपनी आवाज़ को षड्यंत्रपूर्ण तरीके से कम किया और कहा, हे। ये सिर्फ पैसे के बारे में है न? यह कोई समस्या नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें वह जेड लुई चाहिए? बेशक, कितना मूर्खतापूर्ण सवाल है। मैं इसे क्यों नहीं चाहूँगा? जब मुझे यह मिल जाएगा तो मैं आखिरकार चेन के साम्राज्य में नंबर 1 काली भेड़ का खिताब छोड़ दूंगा। केवल भगवान ही जानता है कि मैं ऐसा करने के लिए कितना बेताब हूँ। जुओ वूजी ने दृढ़ भाव से सिर हिलाते हुए जवाब दिया, लेकिन फिर भी अपने दांत पीसते हुए। लेकिन जब वह बकवास हुई तो मेरे पास पैसे खत्म हो गए। मेरा भत्ता 15 किलोग्राम चांदी प्रति माह से घटाकर सिर्फ 1/4 किलोग्राम कर दिया गया है। मैं 1/4 किलोग्राम चांदी से क्या कर सकता हूँ? चायू जियाओ सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम नंबर 1 काली भेड़ के खिताब से छुटकारा पाना चाहते हो? ये वास्तव में काफ़ी आसान है। केवल तुम ब्रह्मांड में अभूतपूर्व नंबर 1 काली भेड़ बनने वाले हो। उसने दिल खोलकर ठहाका लगाया, अपनी छाती को नकली गंभीरता से थपथपाया और कहा, अगर तुम सच में चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकता हूँ। सच में? जुओ वूजी का आश्चर्य स्पष्ट था। लैन लैंग लैंग ने भी यही कहा। क्या दुनिया उलट गई है? चायू जियाओ कब से इतने उदार हो गए? बिल्कुल, चायू जियाओ ने पुष्टि की, उनका व्यवहार अडिग था। जुओ वूजी का संदेह भड़क उठा, जिससे वह सोचने लगा, ये बदमाश, वह मेरे साथ कोई व्यापारिक उद्यम की योजना नहीं बना रहा होगा, है न? क्या ये संभावना हो सकती है कि वह वास्तव में मुझसे प्यार करता हो? चायू शियाओ ने गुस्से से कहा, मानो उसकी उदारता की सराहना नहीं की गई हो। अरे बदमाश, जुओ वूजी, तुमने अभी क्या इशारा किया? मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूं और इसमें काफ़ी जोखिम उठाना शामिल है। कौन जानता है कि तुम जैसे बदमाश मेरे पैसे कब लौटाएंगे? और तुम मुझ पर शक करने की हिम्मत कर रहे हो? बहुत बढ़िया, मैं विदा लेता हूँ। भूल जाओ।
मैं महिलाओं के लिए पैसे बचा सकता हूँ, है न? लैंग लैंग लैंग, चलो चलें। गुस्से से आग बबूला होकर चा यू जियाओ उठ खड़ा हुआ, जाने के लिए तैयार। हमारे पास अब इस बदमाश जैसा कोई दोस्त नहीं है जो हमारी दयालुता की कद्र नहीं करता। लैंग लैंग लैंग, जो हमेशा हंगामा मचाने में माहिर था, ने मौके का फायदा उठाया और खुशी से चिल्लाते हुए कहा, बिल्कुल। अगर वह हमारा दोस्त नहीं बनना चाहता तो हम इस बदमाश से फिर कभी बात नहीं करेंगे। नहीं, कृपया मत करो भाई। भाई लैन, रुको। ओह कृपया मेरे प्यारे भाइयों। जुओ वूजी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आगे बढ़ा, चा यू जियाओ की कमर को लगभग हताश उत्साह से पकड़ लिया। जब उसने विनती की तो उसका स्वर विनम्रतापूर्ण हो गया। ओह मैंने बस गलत बोला, बस एक छोटी सी जबान फिसल गई। कृपया, हम भाई हैं, है न? हम जीवन भर के लिए भाई हैं। तुम सच में मुझसे नाराज नहीं होगे, है न? चलो बस रुको। प्रबंधक, हमारे लिए कुछ चाय लाओ। सबसे बढ़िया उपलब्ध शाही चाय जो मेरे दादाजी को राजा ने खुद दी थी। जल्दी करो। फिर उसने चा यून जियाओ को सम्मान की सीट पर बिठाया और एक दासतापूर्ण मुस्कान के साथ झुक गया। अरे अरे भाई, हाँ मास्टर, मेरे भाई, क्या तुम सच में मुझे कुछ पैसे उधार देने पर विचार करोगे? चा यून जियाओ ने एक टखने को आराम से अपने विपरीत घुटने पर टिकाते हुए कहा, मैं इस पर विचार कर रहा था। ओह, तुम अपना मन नहीं बदल सकते भाई। जुओ वूजी प्रार्थना में घुटने टेकने के कगार पर था। वह अपनी गलती को सुधारने के लिए इस कठिन अर्जित अवसर को जाने नहीं देगा। भगवान ही जानता है कि उसने पिछले महीनों में किस तरह का कठोर जीवन जिया है, जिससे वह बच नहीं पाया क्योंकि उसके उत्पीड़ित कोई और नहीं बल्कि उसका अपना परिवार था। हाँ ठीक है, चा यून जियाओ ने जवाब दिया, बेपरवाही से अपनी चाय पर तैरती हुई चाय की पत्तियों को पोकर चेहरे से उड़ाते हुए। चूंकि मैंने इतनी जल्दी इसका उल्लेख किया है तो आप मुझे रसीद क्यों नहीं लिखते और कुछ जमानत के रूप में देते हैं? इसके साथ मैं तुम्हें 750 किलोग्राम सोना उधार दूंगा। बस स्पष्ट रूप से बता दूं, तुम्हें किसी दिन पैसे चुकाने होंगे। बातचीत के बारे में सोचना भी मत। बिल्कुल, जुओ वूजी ने संतुष्ट भाव से उत्तर दिया। हालांकि उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि उसे जल्द ही एक समस्या का एहसास हुआ। उसने निराश भाव से पूछा, लेकिन मैं जमानत के तौर पर क्या दे सकता हूँ? क्या तुम इंसानी भाषा समझते हो? कुछ भी काफ़ी होगा, बस मुझे कुछ दे दो। आखिरकार हम भाई हैं, मैं तुमसे कुछ ज्यादा की उम्मीद नहीं करता, चा यून जियाओ ने उत्तर दिया। जुओ वूजी को अचानक राहत महसूस हुई। ये वाकई एक अच्छा विचार है। मुझे देखना चाहिए, इस बार मुझे क्या हासिल करना चाहिए। उसने अपनी आंखें घुमाईं, जिससे पता चलता है कि वह एक बार फिर परिवार के चोर की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ओह माए, चा यू जियाओ ने निराश होकर आह भरी। क्या तुम जल्दी से इस घर में मौजूद संग्रह से कुछ चुन सकते हो? ये कीमती होना जरूरी नहीं है, कुछ भी चलेगा। ये स्पष्ट निर्देश प्राप्त करने के बाद जुओ वूजी ने आखिरकार स्थिति को समझ लिया। अच्छा, क्या ये ठीक है अगर मैं इसे संपार्श्विक के रूप में उपयोग करूं? संपार्श्विक के बारे में भूल जाओ, मेरा यही मतलब था। चलो हम भाई हैं। चा यू जियाओ ने उदारता और समझदारी दिखाई। जुओ वूजी बहुत खुश था, अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहा था। वह आखिरकार अपने दिल पर से बोझ को कम करने में सक्षम था। वह दिल खोलकर हंसा और बोला, ठीक है। हालांकि इस संग्रह में हर चीज़ मेरे दादाजी ने इकट्ठी की थी और वे उन सभी को संजोकर रखते थे। अगर एक या दो चीज़ें खो भी जाएं तो कोई बात नहीं। भाई, मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सी चीज़ पसंद है और मैं उसे सीधे तुम्हें दे दूंगा। हम उसे वापस नहीं लेंगे। मैं निश्चित रूप से पैसे चुका दूंगा और तुम जो चाहो रख सकते हो। जुओ वूजी की उदारता की कोई सीमा नहीं थी। चा यू जियाओ ने सवालिया भौहें उठाईं और जवाब दिया, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे क्या समझते हो? मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे संग्रह में दिलचस्पी है? तुम पैसे चुकाने के बाद अपना आभार प्रकट करने के लिए मुझे कोई उपहार दे सकते हो। उपहार अपने आप में छोटा हो सकता है, लेकिन ये सद्भावना का संदेश देता है। हालांकि अगर मैं इसे अभी स्वीकार कर लूँ तो इसे ऐसा माना जा सकता है कि तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो। रिश्वत? जुओ वूजी ने सोचा, उसका मुंह फड़क रहा था। वह एक सम्माननीय अधिकारी की तरह क्यों लग रहा है? तुम्हारी टालमटोल की आदत से मैं तंग आ चुका हूँ। ये वाला, मुझे उड़ने का एहसास अच्छा लगता है। चा यू जियाओ ने सहजता से शुद्ध स्वर्गीय क्रिस्टल की ओर इशारा किया। वह, क्या ये बहुत मामूली बात नहीं है? जुओ वूजी अचानक भावुक हो गए और उन्होंने सोचा, ऐसा लगता है कि चा यू जियाओ वास्तव में मेरी मदद करना चाहते हैं। घर में बहुत सारे खजाने हैं और उन्होंने सबसे कम मूल्यवान में से एक को चुना है। कितना अच्छा इंसान है, मुझे ये पहले क्यों नहीं पता चला? ठीक है, तुम मेरे इरादे समझ गए हो। इतना ही काफ़ी है, चा यू जियाओ ने गहराई से जवाब दिया। हम क्या हैं? भाइयों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वैसे इसे गुप्त रखना।
अगर दूसरों को पता चल गया कि मैंने तुम्हें एक बड़ी रकम उधार दी है तो वे सभी मुझसे उधार लेने आ सकते हैं। अगर मुझे ये तय करना पड़े कि उनमें से प्रत्येक को पैसे उधार देने हैं या नहीं तो ये परेशानी भरा हो सकता है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैं चुप रहूंगा। जुओ वूजी ने ईमानदारी से वादा किया। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं, है ना? क्यों नहीं? अभी ले लो। जुओ वूजी चिंतित था। उसे डर था कि चायू जियाओ अपना मन बदल सकता है, इसलिए उसने उसे मनाने की कोशिश की। तुम मूर्ख हो, चायू जियाओ ने उसे धीमे स्वर में डांटा। क्या तुम खुद नहीं सोच सकते? अगर मैं इसे तुम्हारे घर में इन सभी लोगों के सामने ले जाऊं तो हम इसे कैसे गुप्त रख सकते हैं? ठीक है, ठीक है। जुओ वूजी ने सहमति जताई। फिर चायू जियाओ से फुसफुसाया, क्या होगा अगर मैं इसे अंधेरा होने पर तुम्हारे सामने लाऊं? बहुत बढ़िया विचार, चायू जियाओ ने प्रशंसा के साथ जवाब दिया। उस समय मैं पैसे के साथ यहाँ से दक्षिण की ओर गली के कोने में तुम्हारा इंतजार करूंगा। जुओ वूजी यह सुनकर मुस्कुराए। मुझे इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, भाई। जब तक ये परिवार में मेरी प्रतिष्ठा को बचाता है, मैं जल्दी से अपने व्यवसाय के माध्यम से पैसे सुरक्षित करूंगा और तुम्हें वापस कर दूंगा। निश्चिंत रहो, मैं अपने वचन का पक्का आदमी हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, अगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता तो क्या मैं अपने पैसे तुम पर भरोसा करता? चायून जियाओ और जुओ वूजी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, करीबी भाइयों की दोस्ती दिखा रहे थे। इस बीच लैंग लैंग लैंग, जो इन अचानक घटनाओं से स्तब्ध था, वहीं खड़ा रहा और उसका जबड़ा जमीन पर आ गया। सभी विवरण तय होने के बाद जुओ वूजी ने चायून जियाओ और लैंग 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 को असीम कृतज्ञता के साथ विदा किया, जबकि वे संतुष्टि की हवा के साथ चले गए। जब अंधेरा हो जाए तो याद रखना भाई, जुओ वूजी चिल्लाया और काफी दूरी से भी चायून जियाओ और लैंग 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 उसकी उत्साही विदाई सुन सकते थे। डॉट डॉट डॉट। अरे सुनो, क्या तुम सच में उसे पैसे देने जा रहे हो? लैंग 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 ने चायून जियाओ को संदेह से देखा। चलो, तुम बिल्कुल दयालु आदमी नहीं हो, है ना? क्या तुम उस आदमी को धोखा देने की योजना बना रहे हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम तो बस एक नौकर हो, जबकि मेरे पास एक उदार हृदय है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, हमेशा अपने वादे तोड़ता हूँ? चायू जियाओ ने लान को तिरस्कार से देखा। घर जाओ और मेरे लिए 500 किलोग्राम सोने का वचन पत्र तैयार करो। मुझे इसकी ज़रूरत है। ऐसा लग रहा था कि उसके पास जुओ वूजी को उधार देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। ओह, तो तुम्हें इसकी ज़रूरत है। ठीक है, मैं करूँगा। रुको, क्या तुमने अभी क्या कहा? तुमने मुझे 500 किलोग्राम सोने का वचन तैयार करने के लिए कहा ताकि तुम इसे जुओ को उधार दे सको। मुझे क्यों देना चाहिए? पहले मुझे कोई कारण बताओ। लान गुस्से से भड़क उठा जब उसे आखिरकार चायू जियाओ के शब्द समझ में आए। मैं उसे कुछ अच्छे सौदे करने के लिए पैसे क्यों दूं? उसने सोचा, कोई कारण? क्या तुम स्पष्ट नहीं देख सकते? अगर तुम मेरे लिए वचन पत्र तैयार नहीं करोगे तो मैं जुओ वूजी को क्या उधार दूंगा? क्या ये पर्याप्त नहीं है? तुम बहुत बातूनी हो। चायून जियाओ ने अपनी आंखें घुमाईं, फिर बेपरवाही से कहा, लेकिन उसके लहजे में धमकी का भाव था। लैंग लैंग लैंग, अगर तुम मुझे नोट नहीं लाकर देते और मुझे अपना वादा तोड़ने पर मजबूर नहीं करते तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे दादा, तुम्हारे पिता, तुम्हारी माँ और तुम्हारी चाची को बस इतना बता दूंगा कि तुमने वेश्यालय में एक महिला के पक्ष में जुओ वूजी से लड़ाई की और नग्न होकर इधर उधर भागे। अगर इतना भी काफ़ी नहीं है तो मैं सड़क की हर दीवार पर तुम्हारा नाम लिख सकता हूँ। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी बदनामी जुओ वूजी से मेल खाए। क्या तुम? लैंग 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 इतना क्रोधित था कि वह लगभग बेहोश हो गया। गुस्से के कारण उसकी आंखें भी अपनी सामान्य अवस्था में लौट आईं। वह चिल्लाया जैसे कि वह खून से लथपथ हो, तुम कितने निर्दयी हो सकते हो? तुम मेरे सबसे बुरे पलों को फिर से याद दिला रहे हो। रोना बंद करो। क्या तुम अपने बचपन के कारनामों को क्षण कहने की हिम्मत कर सकते हो? चायून शियाओ ने पलटवार किया। आखिरकार इसमें तुम्हें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, तुम ये करोगे या नहीं? मैं करूँगा। मेरे पास और क्या विकल्प है? लैंग 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 रोने की कगार पर था। मैं इसे तुम्हारे पास लाऊंगा। चायू जियाओ ने लैंग 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 से वचन पत्र प्राप्त किया और जुओ जियांगफू के पास गली के एक कोने में तय स्थान पर जल्दी से पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तो सूरज पहले ही क्षितिज से नीचे डूब चुका था, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया था। जब वह जुओ जियांगफू से थोड़ी ही दूरी पर था तो चायू जियाओ के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान छा गई। उसने चुपचाप गली में प्रवेश करने के लिए बाएं मुड़ लिया। हालांकि जैसे ही वह कोने पर पहुंचा उसे एक अशुभ भावना ने घेर लिया। चायू जियाओ अचानक रुक गया। आसन्न खतरे की भावना ने उसे घेर लिया, एक ऐसी अनुभूति जो अनगिनत जीवन मृत्यु मुठभेड़ों और घातों से परिष्कृत हुई थी। उसने इन सहज प्रवृत्तियों पर पूरी तरह से भरोसा किया, ये जानते हुए कि जब तक खतरा गंभीर न हो वे उसे सचेत नहीं करेंगे। चायू जियाओ ने महसूस किया कि साधकों का एक बड़ा समूह उसके स्थान के पास आ रहा है। क्या वे मेरे लिए आ रहे हैं?
उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और सिर हिलाया। ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं हूं कि वे इस तरह से मुझे लामबंद करें। वे संभवतः मुझे इतना सम्मान नहीं दे सकते। साथ ही गली के दूसरी तरफ से जल्दबाजी में चलने वाले कदमों और बड़बड़ाहट की आवाज़ें गूंज उठीं। यह जुओवू जी की आवाज़ थी। स्पष्ट रूप से वह पहले ही आ गया था और चायू जियाओ के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जुओवू जी को यहाँ देखकर चायू जियाओ ने उसे संदिग्ध के रूप में खारिज कर दिया। इससे संकेत मिलता है कि घात किसी अज्ञात पार्टी द्वारा आयोजित किया गया था। ओह तुम! जुओवू जी अपनी खुशी को रोक नहीं सका जब उसने चायू जियाओ को देखा। वह व्यावहारिक रूप से उछल गया। चुप रहो! चायू जियाओ ने जल्दी से जुओवू जी के मुंह को ढक दिया। क्या तुम सामान लाए हो? जुओवू जी ने सिर हिलाया। उसका मुंह चायू जियाओ के हाथ से दबा हुआ था और उसने अपने पीछे से एक पैकेज निकाला। इसे देखे बिना भी चायू जियाओ को पता था कि यह क्रिस्टल था। वह इसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि जुओवू जी चोरी करने में माहिर हो गया था, क्योंकि उसने क्रिस्टल को कितनी आसानी से चुरा लिया था। ये 750 किलोग्राम सोने का वचन पत्र है। मुझे वापस करना सुनिश्चित करें। चायू जियाओ ने पैकेज के लिए नोट बदलते हुए कहा। उसे उपलब्धि की भावना महसूस हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। जुओवू जी आंसुओं के कगार पर था। भाई, एक सच्चा भाई। अब से तुम मेरे सबसे अच्छे भाई हो। मैं उसकी उत्तेजना ने उसे हकलाने पर मजबूर कर दिया। जुओवू जी के दिमाग में कई विचार कौंध रहे थे जब उसने अपने पिता को रुई लौटाने, अपनी प्रतिष्ठा बचाने और अपने पिता और दादा के लिए अब एक पंचिंग बैग न बनने के बारे में सोचा। यह उसके लिए एक भावनात्मक क्षण था। ओह भगवान का शुक्र है, राज्य में नंबर 1 काली भेड़ का खिताब जल्द ही मुझसे छीन लिया जाएगा। आपको पता नहीं है कि मैं पिछले कुछ दिनों से कितना तनाव में हूं, उसने सोचा। ठीक है, बस हो गया। अब जल्दी करो, अपना आभार किसी और समय के लिए बचा कर रखो। चायून जियाओ अब गली से निकलने के लिए उत्सुक था क्योंकि उसके पास क्रिस्टल था। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे वहां से चले जाने के लिए चिल्ला रही थी। सौभाग्य से जुओवू जी भी जाने के लिए उतना ही उत्सुक था। भाई, मैं परसों नीलामी के बाद फिर से मुक्त हो जाऊंगा। फिर हमें साथ में कुछ पीना चाहिए, जुओवू जी ने जल्दबाजी में बाहर निकलते हुए कहा। चायू जियाओ प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। यह आदमी मुझसे तेज दौड़ता है, उसने सोचा। अब जब वह जिस प्रतिष्ठित क्रिस्टल के लिए तरस रहा था वह उसकी मुट्ठी में सुरक्षित रूप से था, तो चायू जियाओ को संतुष्टि की अत्यधिक अनुभूति हुई। वह मंद रोशनी वाली गली से बाहर निकलने के लिए मुड़ा। उसकी उंगलियां कीमती क्रिस्टल वाले पैकेज को धीरे से सहला रही थीं। हालांकि जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, अचानक उसे चक्कर आने की अप्रत्याशित लहर ने घेर लिया। यह उसे बिजली के बोल्ट की तरह लगी, जिससे वह लड़खड़ा गया और परेशानी में अपना माथा पकड़ लिया। उसके शरीर के भीतर निष्क्रिय पड़े जहर के अवशेष किसी तरह उसके नियंत्रण से मुक्त हो गए और एक तेज और भयंकर हमला शुरू कर दिया। मैंने इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था। यह इतनी तेजी से कैसे फिर से उभर सकता है? चायू जियाओ ने सोचा। उसका दिमाग बढ़ते चक्कर से धुंधला हो गया। जैसे जैसे चक्कर बढ़ता गया, उसमें एक अजीब सी उत्सुकता आ गई, मानो जहर ने खुद ही अपनी जिंदगी ले ली हो। हालांकि चायू जियाओ चक्कर की बढ़ती तीव्रता को महसूस कर सकता था, लेकिन वह जहर के भीतर छिपी भयावह उत्सुकता से अनजान था। फिर भी उसे इस संभावित खतरे के बारे में कोई भ्रम नहीं था। दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपने दांत पीस लिए और अपना चाकू निकाल लिया। कोई और विकल्प नहीं था। उसे क्रिस्टल का एक टुकड़ा काटना था और उसे जहर से बचाव के लिए इस्तेमाल करना था, जो अब किसी भी समय उसकी जान लेने की धमकी दे रहा था। इस बिंदु पर अपने जीवन को बचाना कीमती क्रिस्टल को बर्बाद करने की किसी भी चिंता से अधिक महत्वपूर्ण था। जब उसने क्रिस्टल की सतह के एक हिस्से को सावधानी से काटा तो हवा में पीसने की आवाज़ भर गई। उसे आश्चर्य हुआ। उसने जल्द ही पाया कि क्रिस्टल का अंदरूनी हिस्सा अविश्वसनीय रूप से कठोर था। अपनी मौजूदा ताकत से वह केवल थोड़ी मात्रा में पाउडर को खुरचकर निकाल सकता था। ये हीरे से भी ज्यादा कठोर है। चायू जियाओ ने पाउडर निगलते हुए खुद से कुछ कहा। इस क्षण से पहले चायू जियाओ के पास क्रिस्टल के बारे में केवल दूसरे हाथ की जानकारी थी। उसने कभी इसका एक टुकड़ा भी नहीं देखा या निगला था। अब जाकर उसे पूरी तरह से समझ में आया कि क्रिस्टल कितना लचीला था। पाउडर निगलने पर उसकी मुट्ठी में मौजूद क्रिस्टल से एक सुखद खुशबू निकली जो हवा में भर गई। उसने गहरी सांस ली। तुरंत ताजगी और आराम का एहसास हुआ। हालांकि जल्द ही उसे चक्कर आने लगा। उसने अपनी आंखों के सामने सुनहरे शब्दों को चमकते देखा और पलक झपकते ही उसने महसूस किया कि पैकेज का वजन कम हो गया है। क्रिस्टल गायब हो गया था। फिर भी बेवजह पैकेज उसकी मुट्ठी में मजबूती से बना रहा। इसके अंदर का क्रिस्टल हवा में कैसे गायब हो सकता है? किसी के लिए इसे उसकी नाक के नीचे से चुराना असंभव था। या क्रिस्टल गायब नहीं हुआ था बल्कि उसके शरीर के साथ जुड़ गया था? चायू जियाओ इस उलझन भरे सवाल से जूझ रहा था। क्रिस्टल आकार में बहुत बड़ा था, तो यह उसके शरीर में कैसे और कहां से प्रवेश कर गया?
उसका भ्रम गहरा गया और अचानक उसके ऊर्जा केंद्र के भीतर से ऊर्जा का एक उछाल फूट पड़ा। ये सब एक पल में हो गया। चायू जियाओ के माथे पर पसीना आ गया क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह उसके शरीर में प्रवाहित हो रहा था। उसकी नाड़ी अनियमित रूप से तेज हो गई और अपने संघर्षों के बावजूद वह इसे रोकने में असमर्थ था। यह अच्छा नहीं है, चायू जियाओ ने निराशा में बड़बड़ाया। एक अनुभवी साधक के रूप में उसने स्थिति की गंभीरता को पहचाना। ऊर्जा का अचानक उछाल सौम्य से बहुत दूर था, ये बेकाबू था और एक गंभीर खतरा पैदा कर रहा था। वह अधिक शक्ति चाहता था, लेकिन यह एक अत्यधिक अतिरिक्त था जिसे उसने बहुत कम करके आंका था। क्रिस्टल के संपर्क में आने के लिए उसे पछतावा हो रहा था। हालांकि वह इसकी अपार शक्ति के बारे में जानता था, लेकिन उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि यह कितने विनाशकारी परिणाम ला सकता है। वर्तमान स्थिति चायून जियाओ की कल्पना से बहुत दूर थी। उसके सामने एक कठिन विकल्प था, अपने शरीर में फंसी उग्र ऊर्जा को बाहर निकालना या जहर के कारण मौत का जोखिम उठाना। अगर वह जल्दी से जल्दी काम नहीं करता तो उसका अस्तित्व ही बर्बाद हो जाता। कम से कम यह एक दुष्स्वप्न जैसा परिदृश्य था। और उस महत्वपूर्ण क्षण में तारांकन धमाका। तारांकन पास में ही एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके साथ ही रात के आसमान में आग की लपटें भी उठीं। युद्ध की स्पष्ट टक्कर गूंज उठी। हथियारों की टकराहट की आवाज़ हजारों लोहारों के एक साथ लोहा गड़ने जैसी थी। चायू जियाओ सिर्फ अपने दुर्भाग्य पर विलाप कर सकता था। उसका सबसे भयानक डर एक कठोर वास्तविकता बन गया था। ज़ुओ जियांगफू के भीतर एक भयंकर युद्ध चल रहा था। मामले को बदतर बनाने के लिए ये ठीक उसी समय हो रहा था जब उसने खुद को इस अनिश्चित स्थिति में फंसा हुआ पाया। सौभाग्य से उसने पहले जिस साधकों के समूह को महसूस किया था, वह उसके बजाय ज़ुओ जियांगफू को निशाना बना रहा था। दुर्भाग्य से वह वर्तमान में घुसपैठियों के पास तैनात था और वह अनजाने में उनकी अराजकता में उलझ गया था। अपने पास सीमित विकल्पों के साथ चायू जियाओ ने अपने हाथों में पैकेज के साथ अपने सिर को ढककर खुद को बचाने का विकल्प चुना, जिससे एक अचानक हुड बन गया। फिर उसने खुद को अशांत संघर्ष से दूर करने का प्रयास किया। युद्ध की आवाज़ें लगातार तेज होती जा रही थीं, जो ये संकेत दे रही थीं कि ज़ुओ जियांगफू के भीतर के रक्षक एकजुट हो रहे थे और ऊपरी हाथ हासिल कर रहे थे। अचानक एक असामान्य सींग जैसी आवाज़ हवा में गूंजी। चायून जियाओ ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। एक लंबी आवाज़ के बाद 3 छोटी आवाज़ें, पीछे हटने का संकेत, उसने सोचा। अपने आसपास हो रही अराजक घटनाओं के बीच चायून जियाओ मुश्किल से गली के दूर के छोर तक पहुंचने में कामयाब रहा था। ये तेज़ी से आगे बढ़ने की इच्छा की कमी के कारण नहीं था, बल्कि उसकी शारीरिक सीमाओं के कारण था। एक पल में तलवार की रोशनी की एक किरण उसके ठीक सामने हवा में फैल गई। ये पता चला कि हमलावरों में से एक बाहर निकल गया था और अपने स्थान पर पहुंच गया था। निर्दयी उत्साह के साथ हमलावर ने अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को अंधाधुंध निशाना बनाया। चायून जियाओ खुद को कड़वाहट से हार मानने से नहीं रोक सका। काले कपड़े पहने ये लोग, जिनके चेहरे छुपे हुए हैं, वे स्पष्ट रूप से ज़ुओ जियांगफू के साथ संरेखित नहीं हैं। उनकी तेज़ी और निर्दयी दक्षता से पता चलता है कि वे अत्यधिक प्रशिक्षित हत्यारे हैं, शायद आम हत्यारों से भी ज़्यादा दुर्जेय। जब चायून जियाओ अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था, हत्यारे ने कोई दया नहीं दिखाई और बिजली की गति से तलवार से वार करना जारी रखा। प्रत्येक वार के पीछे की ताकत ने तलवार को एक शानदार हरे रंग की रोशनी से भर दिया। गली की दीवारें टूट गईं और ज़मीन पर गहरी दरारें पड़ गईं। ऐसा लग रहा था मानो तलवार की क्रूरता से हवा ही फट गई हो। तलवार चायून जियाओ के चेहरे की ओर बेरहमी से वार कर रही थी और तलवार की प्रचंड ऊर्जा ब्लेड से भी तेज गति से उसकी ओर दौड़ रही थी। तलवार की ऊर्जा का बल, जिसे तलवार की सांस के रूप में जाना जाता है, अपने आप में घातक होने के लिए पर्याप्त था, जिससे ब्लेड के साथ सीधा संपर्क घातक परिणाम के लिए अनावश्यक हो गया। चायू जियाओ की शक्तिहीनता के बावजूद उनकी दृष्टि तेज थी और उन्होंने आसन हमले को क्रिस्टल स्पष्टता के साथ देखा। इस विशेष प्रहार को तलवारबाजी साधना में माउंटेन क्रैकिंग स्ट्राइक के रूप में जाना जाता था। अगर यह प्रहार जमीन पर पड़ता तो उसके शरीर में कुछ भी नहीं बचता, यह उसके शरीर के हर हिस्से को नष्ट कर देता। वे बिना किसी कारण के मुझे मारना चाहते हैं और वे मुझे चीरना चाहते हैं। चायू जियाओ गुस्से से उबल पड़ा, उसका गुस्सा उबलने के बिंदु पर पहुंच गया। इस महत्वपूर्ण क्षण में चायू जियाओ के शरीर के भीतर की बेलगाम शक्ति कोई रास्ता न पाकर उसके भीतर घूमने लगी, जिससे उसे पुनः प्राप्त शक्ति का भ्रम हुआ। सहज रूप से उसने अपनी आस्तीन को हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के हमले से बचाव और जवाबी कार्रवाई दोनों के लिए लाफिंग आर्ट ब्लास्ट को अंजाम दिया। आर्ट ब्लास्ट को अंजाम देते समय वह हंसा, द जियो मोनाक की एक खास चाल। हालांकि जब तक उसने चाल शुरू नहीं की थी तब तक उसे एहसास नहीं हुआ, लानत है, मैं अब अपने पिछले जीवन का जियो मोनाक नहीं रहा। ताकत में उछाल के बावजूद मेरी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से बाहरी स्रोत पर निर्भर है। मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं इसका अभी इस्तेमाल नहीं करता तो मैं अपना बचाव कैसे कर सकता हूँ?
अप्रत्याशित रूप से उसके बाद जो हुआ उसने उसे चकित कर दिया। एक बार जब असीम उग्र शक्ति को एक रास्ता मिल गया तो ये लगातार बहता रहा, कम होने का कोई संकेत नहीं दिखा। एक तेज आवाज के साथ बैंगनी रोशनी के फटने के साथ हवा का एक शक्तिशाली झोंका फूट पड़ा। उस क्षण चायू जियाओ ने अपने ऊपर एक सनसनी महसूस की, जो एक भ्रम की तरह थी जहां वह अपने पूर्व जीवन की चरम स्थिति में वापस आ गया था। क्या जियो सम्राट, जो कभी सभी चुनौतियों का सामना करते हुए हंसता था, वापस आ गया था? पफ, एक हल्की सी आवाज निकली जब हमलावर, जो कुछ क्षण पहले उस पर हमला कर रहा था, अपने उन्मत्त तलवार के हमलों को जारी रखने में असमर्थ पाया। चायू जियाओ के लाफिंग आर्ट विस्फोट द्वारा छोड़े गए एक अदृश्य बल ने उसे स्थिर कर दिया था। यहाँ तक कि उसकी अपनी तलवार भी इस सम्मोहक बल के तहत पीछे मुड़ गई और उस पर एक विनाशकारी अजेय शक्ति से प्रहार किया। लाफिंग आर्ट विस्फोट ने तलवार के वार की ताकत को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा दिया था। अब हत्यारा, जो भयंकर परिणामों का सामना कर रहा था, न केवल भयभीत था बल्कि भयभीत भी था। सौभाग्य से उसकी युद्ध कुशल सजगता ने काम किया और वह ब्लेड को रोकने के लिए समय रहते अपना रुख समायोजित करने में कामयाब रहा। कचा, उसके दोनों हाथ एक साथ कट गए। ब्लेड के पिछले हिस्से के उसके सिर पर लगने से तुरंत खून बहने लगा। शक्तिशाली शॉकवेव ने उसके शरीर को हवा में उछाल दिया जैसे टूटी हुई डोरी वाली पतंग। वह एक जोरदार धमाके के साथ दीवार से टकराया और फिर जमीन पर गिर गया। हालांकि उसकी कई हड्डियां टूटी हुई थीं, लेकिन उसकी त्वरित सोच ने उसकी जान बचा ली थी। चायून जियाओ ने अपनी आस्तीन के एक झटके से दुर्जय माउंटेन क्रैकिंग स्ट्राइक को विफल कर दिया था। तियान युआन स्तर का एक मास्टर, वह कौन है? हत्यारे अवाक रह गए। घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ से उनका स्वर बदल गया। हे भगवान, मैं अपना मिशन लगभग पूरा कर चुका था और वापस आ रहा था। फिर अचानक मैं एक सनकरी गली में किसी से मिलता हूं और वह बुरे सपने जैसा लगता है। ये कैसी बदकिस्मती है। चायून जियाओ के शरीर में शक्ति ने अपना निरंतर उत्पात मचाना जारी रखा। हाल ही में हुए विस्फोटक टकराव के बाद भी इसमें कमी आने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। उसकी हताशा स्पष्ट थी क्योंकि वह झुंझलाहट में फुफकार रहा था। उसने लापरवाही से अपना हाथ हवा में बढ़ाया और अंतरिक्ष को पकड़ लिया, और तलवार के म्यान से बाहर निकलने की आवाज के साथ एक तलवार उसके सामने प्रकट हुई जैसे कि पतली हवा से जादू से आई हो। उस क्षण उसने अपनी शक्ति का सार प्रदर्शित किया। जब आध्यात्मिक ऊर्जा तलवार बन जाती है तो कोई भी चीज उसके हथियार के रूप में काम आ सकती है। यह कोई और नहीं बल्कि जियाओ सम्राट की खास तकनीक थी, द लॉन्ग स्काई लाफ। हालांकि इसका नाम मज़ेदार लग सकता है, लेकिन ये चाल घातक थी जिसे जीवन का दावा करने और दिवंगत लोगों की आत्माओं का पीछा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। तलवार को हवा से बनते देख विरोधी गुट के हत्यारे घबरा गए और आतंकित हो गए। उन्हें पता था कि वे पराजित हो चुके हैं और अपनी जान बचाने के लिए तुरंत पीछे हटने का प्रयास किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही चायून जियाओ आगे बढ़ा और हमला किया, उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। एक पल में बैंगनी क्यूई का एक शानदार गोला प्रकट हुआ और रात के आसमान में बैंगनी आतिशबाजी के शानदार प्रदर्शन के विस्फोट के समान फट गया। तलवार की सांस गायब हो गई जैसे कि वह घड़ी को 1000 साल पीछे ले जाना चाहती हो। जब हमला करने वाला हत्यारा और उसके बाद हमला करने वाले दो हत्यारे जमीन पर गिर पड़े तो घुटन की अजीब दबी हुई आवाजें सुनाई दे रही थीं। उनका गला पकड़ लिया गया था। अपनी चोटों के कारण दम तोड़ने से पहले वे खून के बहाव को रोकने की कोशिश करते हुए हताशा में अपनी आंखें फैलाए हुए थे। तलवार के एक ही वार से 3 लोगों की जान चली गई। शून्य से बैंगनी क्षितिज। चायू जियाओ से सबसे दूर स्थित नेता को नरसंहार देखने का अवसर मिला। एकमात्र जीवित व्यक्ति होने के नाते वह भागने के लिए बेताब था, हालांकि उसकी छाती पर एक गंभीर घाव और उसकी आंखों में सरासर भय उसे जगह पर रोके हुए था। उसने चायू जियाओ को सदमे और भय के मिश्रण के साथ देखा। तुम निंगबी लुओ हो, तुमने हमारा विरोध करने की हिम्मत कैसे की? भले ही तुम दुनिया के शीर्ष हत्यारे हो, महामहिम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। चायू जियाओ ने भौहें उठाईं, हैरान। निंगबी लुओ, वह कौन है? दुनिया का शीर्ष हत्यारा? वास्तव में इस नश्वर क्षेत्र में एक कुलीन साधक है। उसने निंगबी लुओ और रहस्यमयी महापुरुष की पहचान के बारे में जोर से सोचा। जब वह किसी भी संभावित भविष्य के खतरे को खत्म करने के लिए अंतिम प्रहार करने के लिए तैयार हुआ, चायून जियाओ ने महसूस किया कि उसके शरीर में बहने वाली अपार शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी, जैसे कि एक घटती हुई लहर। उसके जिंग और माई विस्फोट का संकट बीत चुका था और शुद्ध स्वर्गीय क्रिस्टल के पाउडर से शक्ति का उछाल समाप्त हो गया था। विदेशी आध्यात्मिक ऊर्जा निरंतर आपूर्ति के बिना बनी रहने में असमर्थ थी। जैसे जैसे आध्यात्मिक शक्ति का समर्थन कम होता गया, चायून जियाओ के हाथ में तलवार गायब हो गई। उसने पलटकर कहा, हंफ, तुमने मेरी पहचान गलत समझी है। अपने सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध साधक जियाओ सम्राट खुद पर झूठा आरोप नहीं लगने देंगे। हालांकि जितना अधिक चायून जियाओ ने अपनी पहचान से इनकार किया, हमलावर उतना ही अधिक आश्वस्त हो गया कि वह वास्तव में निंगबी लुओ था।
शानदार युद्ध शैली और प्रभावशाली उपस्थिति के साथ वह दुनिया का शीर्ष हत्यारा नहीं तो और कौन हो सकता है। हत्यारे ने नाक भान सिकुड़ते हुए चेतावनी दी, निंगबी लुओ, हमारे रास्ते फिर से मिलेंगे। बस इंतजार करो और देखो। उसने डर के मारे एक प्रभावशाली पीछे की ओर कलाबाजी की और कुशलता से अंधेरे में गायब हो गया, ये दृढ़ विश्वास करते हुए कि वह अपनी जान बचाकर बाल बाल बच गया है। सैनिकों के आने की आवाज़ और भी नज़दीक आ रही थी। मैं अब यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकता। चायू जियाओ ने अपनी स्थिति की गंभीरता को महसूस किया और घटनास्थल से जाने का तुरंत निर्णय लिया। भागने वाले हत्यारे से अनजान चायू जियाओ अपने भीतर राहत की लहर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। हत्यारे ने मुझ पर हमला नहीं किया, मैं वास्तव में अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहा हूँ। उसने मन ही मन सोचा, चुपके से अपनी बचकर भागने का जश्न मना रहा था। चायू जियाओ के दृष्टिकोण से भागने वाले हत्यारे के पास उनके समूह में सबसे अधिक ताकत थी, यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा जिसने सीधे उसका सामना किया था। ऐसे प्रतिद्वंद्वी के साथ युद्ध में शामिल होना असंभव होता, क्योंकि उसके भीतर सीमित शक्ति बची हुई थी। हालांकि उसकी ताकत के अंतिम अवशेष युद्ध के लिए अपर्याप्त थे, लेकिन वे सुरक्षा के लिए उसकी हताश उड़ान को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त थे। चायू जियाओ एक छाया की तरह आगे बढ़ा, तेजी से गली से गायब हो गया। ये युद्धाभ्यास एक ऐसा कौशल था जिसके लिए वह अपने पिछले जीवन में जियाओ सम्राट के रूप में प्रसिद्ध था। स्काईलाइन में एक हंसी। एक ही छलांग में चायू जियाओ ने जमीन पर भारी रूप से उतरने से पहले 100 मीटर से अधिक की दूरी तय की, जिससे उसने अनजाने में प्राप्त की गई शेष शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अपने चरम पर जियाओ सम्राट स्काईलाइन में वन लाफ्ट का पूरी ताकत से उपयोग करते हुए एक ही छलांग में दर्जनों मील की दूरी तय कर सकता था। हालांकि अपनी वर्तमान कमजोर अवस्था और सीमित आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ उसका प्रदर्शन बहुत कम प्रभावशाली था, केवल 100 मीटर। असमानता रात और दिन की तरह थी। हालांकि चायून जियाओ निराशा का अनुभव करने से खुद को नहीं रोक पाया, लेकिन उसे अराजक युद्ध के केंद्र से बच निकलने में संतुष्टि भी मिली। एक मार्शल आर्ट मास्टर के रूप में वह अपनी सीमित सीमा में योगदान देने वाले कारकों को समझता था। यह उसकी स्काईलाइन में वन लाफ्ट तकनीक की अपर्याप्तता नहीं थी, बल्कि उसकी खराब शारीरिक स्थिति और अपर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा की परिणति थी जिसने उसकी गति को प्रतिबंधित कर दिया था। उसे पता नहीं था कि उथल पुथल जुओ जियांगफू से आगे बढ़कर पूरे राजधानी शहर को घेर लेती है। भागने वाले हथियारों की तलाश में सड़कों पर अनगिनत सैनिकों के दौड़ने पर चीख पुकार और घोड़ों की आवाज़ हवा में भर गई। हथियारों को पकड़ो, हथियारों को भागने मत दो, पूरी तरह से तलाशी लो, किसी भी संदिग्ध की जांच किए बिना मत छोड़ो। किसी भी संदिग्ध को जाने देने से बेहतर है कि निर्दोष पर गलत आरोप लगा दिया जाए। इस अराजकता का केंद्र राजधानी का यही कोना था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी शांत झील में कोई बड़ा पत्थर गिरा दिया गया हो, जिससे पूरे शहर में अशांति की लहरें उठ रही हों। स्थिति लगातार भयावह होती जा रही थी। चायून शियाओ के थके हुए शरीर के अंदर उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई थी, जिससे उसके पास बस अपने पैरों को हिलाने की ही ताकत बची थी, जिससे वह मुश्किल से सड़कों पर चल पाता था। जब तक वह अपने घर पहुंचा, वह पूरी तरह से थक चुका था, इस हद तक कि वह एक उंगली उठाने की भी ताकत नहीं जुटा पा रहा था। उल्लेखनीय रूप से वह रास्ते में अनगिनत सुरक्षा चौकियों से गुजरा था और हर कोई उसे उत्तरी जनरल के बिगड़ैल बेटे के रूप में पहचान रहा था। अपनी अस्थिर चाल और तेजतर्रार व्यवहार के कारण वह ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया। हालांकि पूरे शहर में तलाशी चल रही थी, लेकिन किसी को भी संदेह नहीं था कि तीनों प्रभुओं में से कोई इसमें शामिल होगा, इसलिए उनके पास उससे पूछताछ करने का कोई कारण नहीं था। जब चायून जियाओ अपने सामने के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने अचानक गुस्से से भरी एक आवाज़ सुनी, लेकिन साथ ही एक नाजुक, मीठी आवाज़ भी थी। यह एक लड़की की आवाज़ थी। चायून जियाओ ने आवाज़ के स्रोत की ओर अपनी नज़र घुमाई और अपने घर में लालटेन के नीचे खड़ी दो सुंदर ढंग से संतुलित युवतियों को देखा। सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर एक उग्र भाव था, उसके होंठ थोड़े से उभरे हुए थे और वह उसे घूर रही थी। फिर भी गुस्से के उस मुखौटे के नीचे एक अवर्णनीय आकर्षण था। दरवाजे के पास एक गार्ड ने चायून जियाओ को संबोधित करते हुए एक कड़वी अभिव्यक्ति दिखाई। मेरे प्रभु, राजकुमारी आपसे मिलने आई है। चायून जियाओ को तुरंत अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। हाल ही में उसके दिमाग में आई यादों से उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ी लड़की वास्तव में उसकी मंगेतर थी, जिसे उसके वर्तमान पिता ने चुना था। वह प्रसिद्ध रॉयल हाइनेस हुआयांग की बेटी थी, जिसे राजधानी में राजकुमारी मून के नाम से जाना जाता था। क्या ये दावा नहीं किया गया था कि वह कोमल और गुणी है? वह मुझे देखते ही शेरनी की तरह दहाड़ने लगी। क्या हो रहा है? उसने खुद से सोचा। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसके कान को एक नर्म, छोटे हाथ ने मजबूती से पकड़ लिया। तुम अंदर क्यों नहीं आते? राजकुमारी मून ने आदेश दिया। उसके बगल में खड़ी नौकरानियां अपनी हंसी को दबा नहीं पाईं क्योंकि उन्होंने अपने मुंह ढक लिए थे। चायून जियाओ ने खुद को एक अविश्वसनीय रूप से अजीब स्थिति में पाया। राजकुमारी के कान को पकड़कर उसे दरवाजे से अंदर ले जाया जा रहा था। ओई, आराम से रहो।
चायू जियाओ के चेहरे पर कड़वाहट थी। कुछ ही समय पहले उसने अपनी सारी शक्तियां समाप्त कर ली थीं और अब उसका शरीर सबसे कमज़ोर हो गया था। वह इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बोलो, तुम क्या कर रहे थे? तुम बदमाश, राजकुमारी मून ने पूछा। उसकी नज़र चायू जियाओ पर चुभ रही थी। लालटेन की रोशनी की कोमल चमक से जगमगाती सुंदरता को देखना एक बिल्कुल अलग अनुभव था। राजकुमारी मून का चेहरा खिलते हुए फूल जैसा था, जिसमें सुंदर धनुषाकार भौहें, स्पष्ट और बुद्धिमान आंखें, एक सुंदर नाक और चेरी जैसा छोटा मुंह था। उसके बाल उसके सिर के ऊपर नाजुक ढंग से लपेटे हुए थे। वह वास्तव में शास्त्रीय चित्रों और कविताओं की एक आकृति जैसी दिखती थी। भले ही उसने एक भयावह और भयंकर अभिव्यक्ति की हो, वह एक लुभावनी सुंदरता थी, लाखों में एक। अपने चेहरे को बदलने की उसकी क्षमता उल्लेखनीय थी, जिससे कोई भी उसे पहचान नहीं पाता था। मैं बस घूम रहा था, चायू जियाओ ने कमजोरी से समझाया। उसका स्पष्टीकरण सबसे कमजोर लग रहा था। जब लड़कियों से निपटने की बात आई तो चायू जियाओ को एहसास हुआ कि वह पिछले ये जियाओ चंचल और लापरवाह महिला प्रेमी की तुलना में नुकसान में था। जियाओ सम्राट ने अपना पूरा पिछला जीवन शुद्ध यांग मार्शल आर्ट्स की खेती करने में समर्पित कर दिया था, जिससे महिलाओं के साथ बातचीत करने के लिए बहुत कम समय बचा था। अब उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, एक ऐसी लड़की जो चाहे नाराज हो या खुश, आकर्षण बिखेरती थी। उसका दिमाग खाली हो गया था और उसकी जीभ सुस्त लग रही थी। ठक, यीयू ने अपना हाथ घुमाया और हल्के से चायू जियाओ के सिर पर मारा। उसने उसे उन्माद के भाव से डांटा, अभी एक उपद्रव चल रहा है और तुम बस बाहर घूम रहे थे। क्या तुम्हें पता है कि आज राजधानी में एक महत्वपूर्ण घटना हो रही है? अगर तुम सड़कों पर घूमते रहे तो तुम अनजाने में खुद को खतरे में पा सकते हो। अंकल ये ने मेरे लिए एक चाबुक छोड़ा है, इसलिए मुझे तुम्हें अनुशासित करने का अधिकार है। अगर तुमने मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें इसका इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करूंगी। चायून जियाओ सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम में निश्चित रूप से कुछ हिम्मत है। तुमने मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे की, जियाओ सम्राट? शायद मुझे ही तुम्हें कोड़े मारने चाहिए। हालांकि उसने अज्ञानता का दिखावा करते हुए साथ खेलने का फैसला किया। सच में, राजधानी में क्या हो रहा है? यीयू ने झुंझलाहट भरी झल्लाहट दिखाई, अपनी आंखें घुमाईं और फिर बेपरवाही दिखाते हुए कहा, मैंने सुना है कि जुओ जियांगफू पर छापा मारा गया है। कई चोर घुस आए हैं और मंत्री जुओ, जिन्होंने काफी मात्रा में अमूल्य सामान खो दिया है, अभी गुस्से में हैं। राजधानी में पूरी सेना को 9 शहर के द्वारों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, ताकि कोई भी अंदर या बाहर न जा सके। वे हथियारों की तलाश कर रहे हैं और उन्हें लूट के साथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजकुमारी एक पल के लिए हंसी भी, लेकिन जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। उसे एहसास हुआ कि वह चायून जियाओ के सामने अपना शाही व्यवहार खो रही थी। उसने अपना गला साफ किया और कहा, ऐसा लगता है कि मंत्री जुओ को काफी नुकसान होगा। हथियारों को पकड़ना और चोरी की गई वस्तुओं को वापस पाना काफी चुनौतीपूर्ण लगता है। चायू जियाओ सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या मैंने जो खजाना प्राप्त किया है वह वही हो सकता है जिसकी उन्हें तलाश थी? ध्यान से विचार करने के बाद उसने सोचा, शायद मुझे अवसर मिलने पर किसी अन्य सामग्री का उपयोग करके उस मूर्ति की प्रतिकृति बनानी चाहिए। बस अगर जुओवूजी भविष्य में कभी इसे वापस मांगता है। सतर्कता एक जहाज को हजारों सालों तक चलाती रहती है। सुनो, आपको परसों होने वाली नीलामी में शामिल होने की अनुमति नहीं है। मैंने अपने कुछ दोस्तों को मेरे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है और आपकी उपस्थिति निश्चित रूप से मुझे शर्मिंदा करेगी। इसके अलावा आपको इस सप्ताह के अंत में वेन हुआ इवेंट में शामिल होने से मना किया गया है। इस अवधि के दौरान आपको जाने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिलेगा। क्या आप समझे? क्या आपको याद होगा? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? उसने सख्ती से पूछा। अपनी बात कहने और चायू जियाओ को बार बार सिर हिलाते हुए देखने के बाद वह संतुष्ट होकर जाने के लिए मुड़ी। फिर उसने आह भरी और फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर की आवाज में कहा, अय्या, ईमानदारी से कहूं तो तुम इतनी परेशान करने वाली नहीं हो, लेकिन अगर तुम अपने तौर तरीकों को सुधारने और अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करो तो कितना बढ़िया होगा। अय्या, जब चायून जियाओ ने देखा, चायून यीयू पालकी में सवार हुई और धीरे धीरे रात की धुंधली रोशनी में पीछे हट गई। जब चायून जियाओ ने इस युवती की स्थिति पर विचार किया तो उसके भीतर असहायता की भावना उमड़ पड़ी। कुलीन परिवारों की दुनिया में बेटियों को अपनी शादी में बहुत कम बोलने का अधिकार था। वे अपने माता पिता के निर्णयों और मैचमेकर्स के मार्गदर्शन से बंधी हुई थीं। चूंकि उसके माता पिता ने चायून जियाओ को उसका भावी पति चुना था, इसलिए वह अंततः उससे शादी करेगी। दुर्भाग्य से उसका मंगेतर पहले वाला तुच्छ औरतखोर था और वह सिर्फ आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि ये स्पष्ट था कि यीयूड ने पिछले चायून जियाओ के लिए पूरी तरह से तिरस्कार नहीं किया था। आखिरकार वे एक साथ बड़े हुए थे, अन्यथा वह ऐसे खतरनाक समय के दौरान उसकी भलाई के लिए इतनी चिंतित नहीं होती, अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए उससे मिलने नहीं जाती। उसकी उपस्थिति की सुगंध अभी भी हवा में लटकी हुई थी।
चायून जियाओ आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका और उसके भीतर एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी, एक ऐसी भावना जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। चायू जियाओ अपने कमरे में लेटा हुआ था। कुछ पल के लिए उसने अपनी सुरक्षा कम कर दी। उसे अचानक बहुत थकावट महसूस हुई, मानो वह गिरने की कगार पर हो। उसका शरीर कमज़ोर महसूस कर रहा था, मानो वह खाली हो। उसने कुछ घंटे पहले भागने के दौरान अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। इसके अलावा यीयू से निपटने ने उसे और भी थका दिया था, इसलिए जैसे ही वह शांत हुआ, अपना संयम बनाए रखना उसके लिए एक कठिन काम बन गया। जहर अभी भी उसके शरीर में बह रहा था, जैसे उसकी गर्दन पर मंडराता हुआ कोई खतरा। हालांकि उसने हाल ही में इस्तेमाल किए गए शुद्ध स्वर्गीय क्रिस्टल ने जहर को कुछ समय के लिए दबा दिया था, लेकिन एक छोटा सा धक्का उसे उसके शरीर से पूरी तरह से बाहर निकाल सकता था। इस छिपे हुए खतरे को जल्द से जल्द दूर करना जरूरी था। चायू जियाओ ने धैर्यपूर्वक और सावधानी से अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति के अवशेषों का उपयोग किया। हालांकि पहले के तीव्र विस्फोट ने शुद्ध स्वर्गीय क्रिस्टल से खींची गई आध्यात्मिक शक्ति का 99% हिस्सा खा लिया था, लेकिन एक छोटा सा अंश बचा था, बस इतना ही कि वह प्रभावी ढंग से हेरफेर कर सके। चायू जियाओ ने आध्यात्मिक शक्ति को निर्देशित किया कि वह विश्व को पूरी तरह से अपने मेरिडियन में समाहित कर ले। शुद्ध स्वर्गीय क्रिस्टल से वियोजन शक्ति के सूक्ष्म अवशेष उसके डेंटियन में एकत्रित हो गए। वहां से वे उसके शरीर को घेरने वाले मेरिडियन से होकर गुजरे। जिद्दी किंग मिंग फल का जहर धीरे धीरे छिप गया और मेरिडियन के माध्यम से बाहर निकल गया। नश्वर क्षेत्र में लाइलाज माना जाने वाला जहर अब आध्यात्मिक शक्ति के एक पतले आवरण में समा गया था और उसके शरीर से बाहर निकल गया था। अगर इस दुनिया के साधक ये देख पाते तो उनके जबड़े निश्चित रूप से विस्मय में जमीन पर गिर जाते। अंत में चायू जियाओ ने अपने मेरिडियन से गुजरते हुए एक सूजन वाला दर्द महसूस किया और एक जोरदार सांस छोड़ते हुए उसने एक चिपचिपा काला तरल पदार्थ बाहर थूक दिया। काला हुआ तरल पदार्थ फर्श पर फैल गया, जिसमें एक अवर्णनीय बदबू थी। पूरा फर्श अचानक से काला हो गया। उस क्षण में किंग मिंग फल का जहर पूरी तरह से खत्म हो गया था। चायू जियाओ को राहत मिली। शुक्र है कि यह शापित जहर आखिरकार खत्म हो गया। उस पल उसे जो राहत मिली वह वाकई अवर्णनीय थी। कम से कम अब वह जहर के लगातार डर के बिना एक शांतिपूर्ण रात की नींद की उम्मीद कर सकता था। चायू जियाओ ने आराम से लेटकर अपने शरीर को पूरी तरह से आराम करने दिया, क्योंकि वह आराम के माध्यम से अपनी ताकत को बहाल करना चाहता था। लेकिन अगले ही पल वह उछलकर बिस्तर पर बैठ गया, क्योंकि जैसे ही वह लेटा उसने महसूस किया कि उसके दिमाग में कई शब्द बन रहे हैं। सुनहरे शब्द। इससे पहले उसे ये शब्द कहाँ मिले थे? चायू जियाओ ने याद किया कि जब उसने पहली बार शुद्ध स्वर्गीय क्रिस्टल प्राप्त किया था तो उसे एक पल के लिए चक्कर आया था, और उस दौरान ऐसा लगा जैसे क्रिस्टल के पूरी तरह से गायब होने से पहले ही उसके सामने सुनहरे शब्द प्रकट हो गए हों। चायू जियाओ जल्दी से सीधा बैठ गया और अपनी आत्मा की शक्ति को प्रवाहित करने का प्रयास किया। उसे खुशी हुई कि वह अपनी आत्मा शक्ति को एक बार फिर प्रसारित कर सकता है। इसके अलावा उसकी चेतना की गहराई से एक शक्तिशाली आकर्षक शक्ति निकली। चायू जियाओ के चेहरे पर आमतौर पर शांत और संयमित व्यवहार पर आघात हुआ। उसकी चेतना धुंध में लिपटी हुई थी और इस धुंध के ऊपर एक अजीबोगरीब क्षेत्र चमकदार चमक के साथ चमक रहा था। बैंगनी ऊर्जा की लगातार लहरें गोले से बाहर निकलीं। क्या ये वह गोला नहीं है जिस पर मैं किंग यू दायरे में मृत्यु क्षेत्र की खोज करते समय संयोग से ठोकर खाई थी? यह मेरी चेतना में कैसे आ गया? क्या हो रहा है? चायू जियाओ ने आश्चर्य में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी स्थिति कैसे आ गई। हालांकि उसके दिमाग में एक प्रशंसनीय सिद्धांत आकार लेने लगा। क्या ये संभव है कि मेरे पिछले जीवन की अंतिम लड़ाई में मुझे अपनी मृत्यु का सामना करना था, लेकिन इसके बजाय मैं यहाँ बेवजह पुनर्जन्म ले रहा था और यह अजीबोगरीब गोला किसी तरह जिम्मेदार था? या क्या ये हो सकता है कि शुद्ध स्वर्गीय क्रिस्टल ने अनजाने में इस अजीबोगरीब गोले द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों को पूरा किया, जिससे ये खुद को प्रकट करने के लिए प्रेरित हुआ? चायू जियाओ अच्छी तरह से वाकिफ होने के कारण अपने अनुमान की बेतुकीता को पहचान गया, लेकिन वह लगभग 90% निश्चित था कि उसने लक्ष्य को मारा है। अन्यथा सब कुछ बेवजह बना रहा। यदि पुनर्जन्म जैसी विचित्र घटना घट सकती है, तो क्या संभावना के दायरे से परे कोई अन्य घटना थी? चायू जियाओ के विचारों में एक और सूक्ष्म धारणा आकार लेने लगी कि यह क्षेत्र कोई साधारण इकाई नहीं है। न तो इसकी उत्पत्ति और न ही इसका उद्देश्य सीधा हो सकता है। शायद यह अत्यधिक प्रशंसनीय है कि अपने पिछले जीवन में साधना के शिखर तक पहुंचने में विफल होने के बाद अब मुझे इस जीवन में इस क्षेत्र को आरंभ बिंदु बनाकर नए सिरे से साधना के मार्ग पर चलना है। चायू जियाओ ने इस मनमौजी धारणा को मन में रखा। हालांकि उन्होंने अपने विचार की हास्यास्पदता को स्वीकार किया, लेकिन वे उत्साह से भरे हुए थे। यहाँ तक कि जानकार जियाओ सम्राट ने भी ऐसी विचित्र घटना का कभी सामना नहीं किया था। चायू जियाओ ने अपनी चेतना के भीतर के क्षेत्र को देखा। 100 बार विचार करने के बाद भी वह उलझन में था।
वह इस तथ्य को कैसे अनदेखा कर सकता था कि जिस चीज पर उसने संयोग से हाथ डाला था वह वास्तव में एक असाधारण खजाना था। उस क्षण चा यू जियाओ की आंखें अचानक चमक उठीं। ऐसा लगा मानो धरती और आकाश को चीरने में सक्षम बिजली का एक विशाल बोल्ट उस पर गिर पड़ा हो। इस बिजली के गिरने के बाद सब कुछ सफ़ेद हो गया। उसी क्षण चा यू जियाओ ने अपने शरीर को कांपते हुए महसूस किया और उसके मन में एक चमकदार गोला प्रकट हुआ। प्रकाश लगातार तेज होता गया और कदम दर कदम उसने महसूस किया कि सारी चमक इस गोले से उत्पन्न हुई है। यह उसकी चेतना के क्षितिज पर उगते सूरज के समान था। गोला घूम गया और अचानक 10 सुनहरे शब्द साकार हो गए जो गोले के सामने चमक रहे थे। वे सीधे चा यू जियाओ की आंखों में चमके। उसके शरीर के भीतर का सारा दर्द गायब हो गया, मानो उस सटीक क्षण में कोई चमत्कार हो गया हो। दुनिया में अद्वितीय भगवान और अराजकता में सबसे प्रमुख आत्मा। कुछ समय बाद 10 शब्द सिकुड़ने लगे, धीरे धीरे गोले में समाते गए। चा यून को आश्चर्य हुआ कि उसकी आत्मा भी उसी तरह से गोले में समाती जा रही थी। ये गोला स्पष्ट रूप से मेरे शरीर के भीतर है। यह मुझे इस तरह कैसे खींच सकता है? क्या हो रहा है? चा यून के मन में घबराहट की लहर दौड़ गई, ठीक उसी समय जब उसकी चेतना रहस्यमय गोले में समा जाने वाली थी। फिर एक झटके के साथ उसकी चेतना एक रहस्यमय क्षेत्र में डूब गई। हालांकि वह क्षण भर के लिए चकित महसूस कर रहा था, चा यून ने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया और एक विशाल महल के दृश्य से मिला जो एक विशाल पर्वत की तरह दिखाई दे रहा था जो घूमते बादलों से घिरा हुआ था। महल के ठीक नीचे प्राचीन सफ़ेद जैद से नक्काशी किए गए 2 विशाल दरवाजे पहरेदार खड़े थे। उनकी सतह दर्पण की तरह चिकनी थी, किसी भी निशान से रहित। चा यून ने जब दरवाजों की बारीकी से जांच की तो एक आवाज़ गूंजी, तारांकन तारांकन हुश। तारांकन तारांकन, और एक पात्र क्षितिज के पार चला गया और फिर बाएं दरवाजे के फ्रेम से टकरा गया। तियान तियान, एक और पात्र ने भी ऐसा ही किया। चा यून ने पहले ही इस घटना का अनुमान लगा लिया था। उसने देखा कि पात्र स्वर्ग से उतरे और दोनों तरफ के दरवाजों के फ्रेम में समा गए। वे कोई और नहीं बल्कि वे 10 शब्द थे जिन्हें उसने अभी अभी देखा था। तियान देवु शुआंगजू हूँ दुंदी इलिंग, दुनिया में अद्वितीय स्वामी और अराजकता में सबसे प्रमुख आत्मा। इसके बाद सफ़ेद जैद दरवाजों पर एक एक करके और पात्र दिखाई दिए। स्वर्ग से नरक तक केवल एक ही पूर्ण शासक है, लेकिन वह कौन है? जब ब्रह्मांड अपनी प्रारंभिक अवस्था में था तब एक क्षेत्र उभरा। इसने पूरे ब्रह्मांड के सामूहिक प्रयासों और ऊर्जा को अवशोषित किया, सभी जीवित प्राणियों को जन्म दिया, सूर्य, चंद्रमा और आकाश में तारे, साथ ही पृथ्वी पर पहाड़ और नदियां। पाठ लंबा था। चा यून ने इसे एक हैरान भाव के साथ पढ़ा। क्षेत्र के भीतर ये शब्द वास्तव में भव्य हैं, है न? सूर्य, चंद्रमा और सितारों का निर्माण करना, यह असंभव लगता है। यह क्षेत्र खुद को कौन समझता है? एक देवता, एक ऋषि या एक सर्वोच्च प्राणी? अगले ही पल बंद दरवाजे खुल गए। घना कोहरा छा गया। कोहरे के पार एक लंबा गलियारा था। जैसे ही चा यून अंदर कदम रखने वाला था उसके सामने अचानक से चमकदार सुनहरी रोशनी प्रकट हुई जिससे शब्दों की एक पंक्ति बन गई। यूरुकी में शेंगसी नियान प्रवेश करो, पूर्ण शक्ति प्राप्त करो या पूर्ण विनाश का सामना करो। चा यून ने अपने रास्ते में ही रुककर अत्यंत ध्यान से शब्दों का अध्ययन किया। 8 अक्षरों के बाद उसके सामने एक और 12 अक्षर चमक उठे जो उसके दिमाग में खुद को उकेर रहे थे। बू चेंग तियान देजू जई, बयान हुआ यू जोह चेई, या तो ब्रह्मांड का पूर्ण शासक बन जाओ या फिर दुनिया में धूल का एक और तुच्छ कण बन जाओ। चा यून के दिल में गहरा सदमा लगा। संदेश स्पष्ट था, इस क्षेत्र में प्रवेश करके आपने स्वेच्छा से इस विरासत को स्वीकार कर लिया है और इससे बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, ब्रह्मांड का पूर्ण शासक बनकर। असफलता का मतलब था धूल का एक कण बन जाना, एक लुप्त होता अस्तित्व। सरल शब्दों में, सफलता या मृत्यु। ये स्थिति निस्संदेह चरम पर थी। जीना या मरना, विचार करने के लिए कोई बीच का रास्ता नहीं था। चा यून एक पल के लिए गंभीर मौन में खड़ा रहा और फिर धीमी आवाज में बोला, दुनिया में एक अकेले व्यक्ति को सभी पर प्रभुत्व होना चाहिए। भले ही मैं असफल हो जाऊं, कम से कम मैंने संघर्ष तो किया होगा। मैं मर सकता हूं लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। धूल का एक कण, इससे क्या फर्क पड़ता है? एक मुरझाया हुआ पत्ता, ऐसा ही हो। जीवन स्वाभाविक रूप से पतझड़ में ढलते हुए पत्ते जैसा है। अगर मैं सफल हुआ तो मैं पूर्ण शासक बन जाऊंगा। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे आराम से मोड़े हुए वह बेपरवाही से दरवाजे से अंदर चला गया। उसने बस अपने चारों ओर चमकती चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया। सफलता की संभावना जिससे वह ब्रह्मांड पर शासन कर सके, या विफलता जिससे उसका विनाश हो, ने उसके भीतर एक अवर्णनीय लालसा को और बढ़ा दिया। ये रहा एक तरीका, किंग यून क्षेत्र में वापस जाने का रास्ता। तीनों गुट, बस इंतजार करो और देखो, मैं जियाओ सम्राट जल्द ही वापस आऊंगा। ऐसी चेतावनियों से भरी जगह उसके स्वभाव के बिल्कुल अनुरूप लग रही थी, सफल हो या नष्ट हो। वास्तव में यह उसके पिछले जीवन में उसका दृष्टिकोण था।
हालांकि वर्तमान जियाओ सम्राट ने और भी अधिक दृढ़ संकल्प दिखाया। यहाँ यह है, खाली मुख्य हॉल के ऊपर एक अजीबोगरीब क्षेत्र उभरा। इसके केंद्र में शुद्ध स्वर्गीय क्रिस्टल था, जो धीरे धीरे घने कोहरे की लहरें उत्सर्जित कर रहा था। ये घना कोहरा मुख्य हॉल में व्याप्त था, जबकि इसके भीतर की बैंगनी ऊर्जा शुद्ध स्वर्गीय क्रिस्टल में प्रवाहित हो रही थी। मैं सही था, वे एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और उत्तेजित कर रहे हैं, एक नियमित चक्र बना रहे हैं। चा यून ने विचार किया। हालांकि वह अंतर्निहित तंत्र को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, लेकिन वह ये समझ सकता था कि गोले के अंदर शुद्ध स्वर्गीय क्रिस्टल उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। उसने शुद्ध स्वर्गीय क्रिस्टल को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन खुद को उस तक पहुंचने में असमर्थ पाया। यह आखिर क्या है? मैंने उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपने अस्तित्व के हर रेशे को झोंक दिया और अब मैं उसे छू भी नहीं सकता। चा यून कुछ हद तक परेशान था। गोले के भीतर शुद्ध स्वर्गीय क्रिस्टल को देखने के बाद चा यून ने अपने आसपास का सर्वेक्षण करना शुरू किया। एक विशाल महल में प्रवेश करने के बावजूद उसने इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही खोजा था। बाकी इमारतें घने कोहरे में छिपी रहीं, जिससे दृश्यता लगभग असंभव हो गई। अचानक एक गूंजती हुई ध्वनि सुनाई दी, जो शाम की घंटी या सुबह के ढोल की मधुर ध्वनि के समान थी। इस घंटी को सुनकर चा यून का दिमाग खाली हो गया। उसने एक गहन ज्ञान का अनुभव किया जो कहीं से भी उभर कर आया था। घंटी की प्रतिध्वनि ने उसे एक पल में हजारों पिछले जन्मों के माध्यम से मार्गदर्शन किया। उस क्षण के दौरान हजारों जन्म प्रकाश की एक लकीर में बदल गए, जो चा यून की दृष्टि के क्षेत्र से गुजरी। यह मूर्त और अलौकिक दोनों महसूस हुआ, जैसे कि उसके ठीक सामने एक उपस्थिति, फिर भी अप्राप्य। जैसे ही बैंगनी ऊर्जा विस्तार जारी रहा, गूंजती हुई झनकार फीकी पड़ गई। केंद्रीय भूमि से बैंगनी ऊर्जा का एक उछाल उठा, जिसने खुद को 10 शब्दों में आकार दिया। टियान दे छू शी वे यूजी की डांग लाई। ब्रह्मांड की शुरुआत में केवल पूर्व से बैंगनी क्यूई अस्तित्व में थी। अचानक एक गहन सघन बैंगनी ऊर्जा ऊपर उठी, जो चमकदार चमक से घिरी हुई थी और चा यून की आंखों के बीच बिजली की तरह टकराए। तुरंत चा यून का सिर भारी हो गया, क्योंकि एक मार्शल आर्ट तकनीक ने तेजी से उसके दिमाग में आकार ले लिया। वानवू देजाओ हुआ जी की डांग लाई गोंग। पूर्व में उभरती बैंगनी क्यूई के माध्यम से सभी चीजें सृजन प्राप्त करती हैं। टियान दे छू शी जी की डांग लाई शी वे वानवू जी मो जी रुन कांग क्योंग कीजी किटी जू जी फा जेंग सी जेंग शे वो सी वे टियान यी यंग जुआ डांग संग गुंगहेई लिंग तेई बिंकिंग जी की डांग लाई। ब्रह्मांड की शुरुआत में पूर्व से एक बैंगनी क्यूई उग रही थी। ये दुनिया की माँ और आकाश का उपकारक है। बैंगनी क्यूई की खेती करने की विधि हृदय को मजबूत करती है और आत्मा को परिष्कृत करती है। मेरा हृदय स्वर्ग है, यिन और यांग घूम रहे हैं, 3 रोशनी मिल रही हैं, मेरी आत्मा क्रिस्टल स्पष्ट है। बैंगनी क्यूई पूर्व से उगती है। पूर्व उदय बैंगनी क्यूई। चा यून ने विधि को ध्यान से पढ़ा, शब्द दर शब्द और वाक्य दर वाक्य। धीरे धीरे उसके मन में ज्ञान की किरणें फूटने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। चा यून के पिछले जीवन में जियो सम्राट की उपाधि एक प्रतिष्ठित उपाधि थी। उनकी गहन आधारभूत साधना ने उन्हें असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, और उन्होंने जिन मार्शल आर्ट तकनीकों में महारत हासिल की थी, वे असाधारण से कम नहीं थीं। उनकी समझ एक ऐसा कौशल था जो सामान्य से परे था। चा यून के लिए, चाहे पूर्व उदय बैंगनी क्यूई वास्तव में ब्रह्मांड की पहली मार्शल आर्ट विधि थी या नहीं, इसने उनके पिछले जीवन में अभ्यास किए गए शुद्ध यांग मार्शल आर्ट को एक बड़े अंतर से ग्रहण कर लिया। दोनों की तुलना करना स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तुलना करने जैसा था, जिसमें पूर्व उदय बैंगनी क्यूई आकाश में बहुत ऊपर रहता था और शुद्ध यांग मार्शल आर्ट केवल पृथ्वी की सतह को खरोंचता था। उनके बीच असमानता पूर्ण थी। केवल इस नए मार्शल आर्ट के शुरुआती हिस्सों को पढ़ना कला तकनीक ने उसे इसकी असीम शक्ति का जबरदस्त एहसास कराया। अपने बिस्तर पर बैठे चा यून ने पूरे दिल से खुद को नई साधना पद्धति में डुबो दिया, बार बार आध्यात्मिक क्यूई के अल्प भंडार को इस नई तकनीक के मार्ग में प्रवाहित किया और लगन से साधना की। दुनिया से बिखरी आध्यात्मिक क्यूई उसके शरीर की ओर एकत्रित हुई, धीरे धीरे उसमें प्रवेश कर गई और उसके डेंटियन की ओर बहने लगी। गोले के अंदर शुद्ध स्वर्गीय क्रिस्टल अपनी शुद्ध क्यूई उत्सर्जित करने में दृढ़ रहा, जिससे अंतरिक्ष भौतिक हो गया, जबकि बैंगनी क्यूई ने अपना विस्तार जारी रखा। चा यून रात भर अपने बिस्तर पर बैठा रहा, इसे स्पष्ट रूप से याद करते हुए। यह नई मार्शल आर्ट तकनीक की उनकी 1999वीं पुनरावृत्ति थी, जब उनकी आत्मा कांपने लगी और उनके सभी एक्यू पॉइंट एक साथ खुल गए। दुनिया के सभी कोनों से क्यूई उनके शरीर में पागलों की तरह उमड़ पड़ी। उनके डेंटियन ने इस दुनिया से बिखरी हुई क्यूई को इकट्ठा किया, जिसमें एक हल्की सी दिखने वाली ठंडी ऊर्जा ने एक असाधारण लचीला धागा बनाया, जो उनके जिंग और माई में प्रवाहित हुआ। यह ऊर्जा गोले और शुद्ध स्वर्गीय क्रिस्टल के समामिलन से उत्पन्न हुई संत आध्यात्मिक शक्ति का पहला निशान। जब साधारण क्यूई उनके डेंटियन में प्रवेश करती है, तो वे एक साथ विलीन हो जाती हैं। अगर तुलना की जाए तो साधारण धागा सामान्य रेशम के समान होगा, जबकि यह संत आध्यात्मिक शक्ति 1000 किलोग्राम का भार सहन करने में सक्षम श्रेष्ठ रेशम का एक धागा था।
यह एक देवता और नश्वर के बीच पूर्ण असमानता थी, स्वर्ग और नर्क के बीच का अंतर। जब चा यून पूर्व उदय बैंगनी क्यूई की खेती और अवशोषण में लीन था तो उसकी त्वचा से चिपचिपे काले और दुर्गंधयुक्त बलगम की परतें निकलने लगीं। बिना हिले डुले चा यून इस तथ्य से बेखबर लग रहा था कि उसका शरीर उत्तरोत्तर गंदा होता जा रहा था। एक अवर्णनीय उत्साह उसके मन पर हावी हो गया। उनकी वर्तमान स्थिति अधिकांश साधकों के लिए एक स्वप्न के सच होने जैसी थी, मांसपेशियों और हड्डियों की सफाई। ये साधना के कठिन मार्ग पर पहला कदम था। सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति को स्नान के चरण में जाने से पहले एक अकल्पनीय उच्च स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता होती है, जहां नश्वर शरीर को एक संत शरीर में बदल दिया जाता है। आश्चर्यजनक रूप से पूर्व उदय बैंगनी क्यूई ने शुरू से ही स्नान की प्रक्रिया शुरू की। चा यून वास्तव में एक अकल्पनीय खजाने पर ठोकर खाई थी। शायद यह विधि वास्तव में ब्रह्मांड की पहली मार्शल आर्ट तकनीक थी, जैसा कि इसके विवरण में दावा किया गया है। अगली सुबह जब आकाश अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ था, चा यून अपने कमरे से बाहर निकला और तालाब में कूद गया। छप शांत तालाब में कई बड़ी मछलियां अचानक घबरा गईं। एक अप्रत्याशित आगंतुक ने उनके जलीय आश्रय को बाधित कर दिया। हालांकि चा यून के पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं था। अपनी कठिन साधना से बाहर निकलने के बाद उसने खुद को एक बदबूदार बादल में घिरा पाया जो एक नाले के गड्ढे जैसा था। इस पूर्व प्लेबॉय के शरीर के भीतर जमा गंदगी की मात्रा चौंका देने वाली थी और इस बार सभी अशुद्धियां बाहर निकल गई थीं, जिससे उसकी त्वचा पर एक घनी परत बन गई थी। चा यून को लगा कि उसकी आंखें लगभग मैल से ढकी हुई थीं। अपने हाथ की एक बेपरवाही से उसने गंदगी का एक बड़ा ढेर हटा दिया। एक और बार गंदगी की एक पट्टी सामने आई जो लगभग 1 उंगली की चौड़ाई जितनी थी। किसी अनजान पर्यवेक्षक को ऐसा लग सकता था कि लॉर्ड चा यून अपने तालाब में मछली पकड़ने का एक असामान्य तरीका अपना रहे थे। हवा में फैली जहरीली गंध इतनी तेज थी कि जो भी व्यक्ति इसे देखता उसे तुरंत मतली आ जाती। पास में खड़ा एक गार्ड जो अपनी नाक पर रुमाल लगाए हुए आया था, उसे चा यून ने तुरंत डांटा। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि मैं यहाँ नहा रहा हूँ? तुम यहाँ क्यों आए हो? चा यून ने चिढ़कर पूछा। गार्ड ने अपनी घ्राण इंद्रियों को बचाने के लिए पीछे हटते हुए जवाब दिया, मुझे पता है कि तुम नहा रहे हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए 2 सवाल हैं। सबसे पहले, क्या सूर्योदय से पहले नहाना जल्दी नहीं है? दूसरा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम नहा रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई शौचालय साफ कर रहा हो। गार्ड जल्दी से चला गया, अपनी नाक को ढकते हुए और अपने कंधे के ऊपर से अपमानजनक टिप्पणी करते हुए, अरे मैं समझ गया, तुम नहा रहे हो, लेकिन गंध किसी के शौचालय को साफ करने जैसी है। जनरल की संपत्ति पर तालाब निस्संदेह विशाल था, जो कि विशाल के करीब था। हालांकि जब चा यून पानी से बाहर निकला और पीछे देखा तो उसने एक अजीब नज़ारा देखा। तालाब की हर मछली सतह पर तैर रही थी, अपने पीले पेट दिखा रही थी और सांस लेने के लिए जोर से हाँफ रही थी। अगर मछलियों में अपने विचारों को स्पष्ट करने की क्षमता होती तो वे अपनी निराशा को कुछ इस तरह से व्यक्त कर सकती थीं, आखिर यह गंदगी क्या है? क्या ये हमारा अंत है? चा यून ने धीरे से अपने कपड़े एक सुखद आलिंगन के साथ अपनी जगह पर आ गए। उस पर आराम की भावना छा गई। वह अस्तित्व के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट विधि पूर्व उदय बैंगनी क्यूई में महारत हासिल करने की यात्रा पर निकल पड़ा था। जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने एक पारंपरिक विधि का उपयोग करके अपनी नई शक्ति का परीक्षण करने का फैसला किया। एक केंद्रित इरादे के साथ उसने अपनी विकसित क्यूई को अपनी हथेली की ओर निर्देशित किया और उसकी खुशी के लिए यह एक शानदार प्राइमरोज पीली रोशनी को विकीर्ण करने लगा। दियुआन स्तर का ग्रेड 1, चा यून ने कहा, उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कान खेल रही थी। कितना सुखद रहस्योद्घाटन! उसने जल्दी से समझ लिया था कि यह नश्वर क्षेत्र उसके पिछले जीवन के किंग यून क्षेत्र से काफी अलग था। किंग यून क्षेत्र में सबसे निचला ग्रेड लिंग युआन था। अपने पिछले जीवन के दौरान वह दाओयुआन स्तर के शिखर पर चढ़ गया था, जो किंग यून क्षेत्र में प्राप्त करने योग्य उच्चतम ग्रेड था। हालांकि इस नश्वर क्षेत्र में पदानुक्रम रेन्युवान स्तर से शुरू हुआ। नश्वर क्षेत्र में रेन्युवान, दियुआन और त्यानयुआन एकमात्र ग्रेड थे जिसमें लिंगयुआन किंग यून क्षेत्र का एक विशेष क्षेत्र था। रेन्युवान स्तर के 9 स्तर नायक बनने के 9 चरणों का प्रतीक थे, जबकि दियुआन स्तर के 9 स्तर 9 लगातार बढ़ती पर्वत चोटियों के समान थे, जिनमें से प्रत्येक पर चढ़ना पिछले वाले से अधिक चुनौतीपूर्ण था। त्यानयुआन स्तर के 9 स्तर अलग अलग ऊंचाई पर 9 अलग अलग आकाशीय बादलों के समान थे, जिनमें से प्रत्येक उन्नति व्यक्ति को स्वर्ग के करीब ले जाती थी। रेन्युवान स्तर के ग्रेड 1 पर व्यक्ति नश्वर दुनिया में खुद को स्थापित कर सकते हैं, जबकि ग्रेड 5 तक पहुंचने से धन प्राप्त हो सकता है। फिर भी जीवन और मृत्यु से परे इस दुनिया में सभी साधकों के लिए अंतिम गंतव्य 9वां स्तर है, एक ऐसा स्तर जो वास्तव में उन्हें सामान्य से ऊपर उठाता है, चा यून ने सोचा। दियुआन स्तर पर एक साधक को एक सच्चा साधक माना जाता था, जिसके नाम पर अक्सर कई उपलब्धियां होती थीं। हालांकि दियुआन स्तर के भीतर आगे बढ़ना अस्तित्व में सबसे ऊंचे और सबसे दुर्जय पहाड़ों पर चढ़ने के समान था।
वास्तव में मैं पहले से ही सामान्य व्यक्तियों से आगे निकल चुका हूँ, चायून ने स्वीकार किया। उसके व्यवहार में गर्व का भाव दिखाई दे रहा था। अपने पिछले जीवन में रेन्युवान स्तर के ग्रेड 1 से द्युवान स्तर के ग्रेड 1 तक आगे बढ़ने में एक पूरा साल लग गया था। इस बार उसने इसे केवल एक दिन में हासिल कर लिया था। ऐसी उल्लेखनीय प्रगति, चायून ने अपनी थोड़ी को सोच समझकर रगड़ते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। इस तरह की साधना की गति उसके पिछले जीवन में उसके सबसे बड़े सपनों से भी परे थी। हालांकि उसने इसे पूर्वोदय बैंगनी क्यूई का अभ्यास करने के लाभ के रूप में पहचाना, लेकिन वह इतना संतुष्ट था कि उसे भविष्य में किसी भी संभावित मृत्यु पर पछतावा नहीं होगा। केवल वे लोग जिन्होंने साधना का अनुभव किया था, वे विकास के कठिन मार्ग को समझते थे। पूर्व चायून, एक मूर्ख प्लेबॉय, ने अपने पिता के दबाव में कुछ प्राथमिक आध्यात्मिक कुंग-फू हासिल किया था। वह रेन्युवान ग्रेड के लगभग स्तर 3 तक पहुंच गया था। जनरल के घर में रहने के अपने फायदे थे, भले ही लॉर्ड चा ने अपनी क्यूई में पर्याप्त अशुद्धियां जमा कर ली हों। ये सौभाग्य की बात है कि उसने मेरे लिए नींव रखी, भले ही उसने अपने शरीर को इस हद तक कमज़ोर कर दिया हो कि मैं इसे देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चायून ने इस अवसर के लिए आभारी होकर सोचा। उसने इस पर और अधिक विचार न करने का फैसला किया, अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट। मुझे आश्चर्य है, क्या इसके भीतर अतिरिक्त कार्य हो सकते हैं? क्षेत्र, चायून ने सोचा। उसका उत्साह बढ़ा हुआ था। अपनी साधना यात्रा में उल्लेखनीय प्रगति का आनंद लेते हुए चायून ने खुद को रहस्यमय शुद्ध स्वर्गीय क्रिस्टल से अधिक मोहित पाया। उसने मुश्किल से क्षेत्र के भीतर अंतरिक्ष में पैर रखा था और क्रिस्टल से निकलने वाली क्यूई का उपयोग किया था जब एक गहरा परिवर्तन हुआ। उसकी मांसपेशियों और हड्डियों का स्नान पहले से ही चल रहा था, जो अपने आप में एक चमत्कार था। इसके अलावा उसका पहले से कमज़ोर शरीर दायुआन ग्रेड तक आसमान छू गया था, क्रिस्टल की असाधारण शक्ति का एक वसीयतनामा। क्या होगा अगर मैं एक और टुकड़ा ले लूं? क्या हो सकता है? मेरा मतलब है, मैं इस विचार पर हंसने से खुद को रोक नहीं सकता, चायून ने जोर से सोचा। जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने साहपूर्वक क्षेत्र में फिर से प्रवेश किया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। उसने प्रतिष्ठित शुद्ध स्वर्गीय क्रिस्टल की ओर एक सीधी रेखा बनाई। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान नाच रही थी। अपनी थोड़ी को सहलाते हुए उसने सोचा, क्या मुझे एक और टुकड़ा काटना चाहिए? बिना किसी हिचकिचाहट के चायून ने कार्रवाई की, शुद्ध स्वर्गीय क्रिस्टल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। चाकू से इसे काटने के उसके पिछले प्रयास व्यर्थ हो गए थे, लेकिन अब द्युआन ग्रेड की शक्ति से लैस वह आश्वस्त था। सोच रहा था, इस बार मैं निश्चित रूप से इस लचीले पदार्थ को हेरफेर कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो। हालांकि एक बहरा धमाका हुआ जब बैंगनी रोशनी ने उस पर बेरहमी से हमला किया। चायून जमीन पर गिर गया। उसका कूल्हा 8 टुकड़ों में बिखरने से बाल बाल बच गया। हालांकि उसका शरीर पीड़ा से चीख रहा था, लेकिन सदमे ने उसे कुछ पल के लिए दर्द से बेखबर कर दिया। शुद्ध स्वर्गीय क्रिस्टल बहुत करीब था, फिर भी निराशाजनक रूप से पहुंच से बाहर था। ऐसा लग रहा था कि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह अंतर को पाट नहीं सकता था। इससे भी बदतर, इसे पाने की हर कोशिश के परिणामस्वरूप क्रिस्टल के भीतर से निकलने वाली बैंगनी रोशनी का क्रूर हमला हुआ। क्या हो रहा है? मैंने इस चीज़ को पाने के लिए अनगिनत कष्ट सहे हैं, और अब जब यह आखिरकार मेरी मुट्ठी में है, तो ये दूर से मेरा मजाक उड़ा रही है। क्या ये न्याय है? चायून ने विलाप करते हुए अपने धड़कते कूल्हे को सहलाया, जबकि हताशा ने उसके चेहरे को विकृत कर दिया। बिना रुके उसने एक और बहादुरी भरा प्रयास किया, लेकिन उसे उसी जिद्दी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। कई निरर्थक प्रयासों के बाद चायून निराश होकर अंतरिक्ष के फर्श पर गिर पड़ा। उसके निराश चेहरे पर गंदगी जम गई। ये वास्तव में पहुंच से बाहर है, उसने बड़बड़ाया। ऊपर की ओर स्थित शुद्ध स्वर्गीय क्रिस्टल को देखते हुए चायून ने जोर से आह भरी। मैंने कभी भी इस तरह की किसी चीज़ का सामना नहीं किया है। मेरे पास यह है, ये वही है, फिर भी यह मेरे स्पर्श से दूर है। तुम, क्षेत्र के भीतर सीमित स्थान, क्या तुम्हें कोई समझ नहीं है? कई और निरर्थक प्रयासों के बाद चायून थके हुए होकर कक्ष के फर्श पर लेट गया। अंत में उसे एहसास हुआ कि क्षेत्र के भीतर शुद्ध स्वर्गीय क्रिस्टल को सुरक्षित रखने के बावजूद उसका अपना स्तर इस क्षेत्र पर प्रभुत्व रखने के लिए अपर्याप्त था। उसके पास अधिकार की कमी थी, या अधिक उपयुक्त रूप से इसे नियंत्रित करने की शक्ति नहीं थी। इस बात से अवगत कि इस समय शुद्ध स्वर्गीय क्रिस्टल की क्षमता का दोहन करने से इसके अद्वितीय लाभों को बर्बाद करने की संभावना होगी, चायून ने संकोच किया। जबकि क्रिस्टल शक्ति में तत्काल उल्कापिंड वृद्धि प्रदान कर सकता है, यह अप्रत्याशित जटिलताएं भी ला सकता है। इसकी शक्ति साधना के कठिन मार्ग से प्राप्त नहीं हुई थी, संभावित रूप से एक साधक को कमजोर आधार के साथ छोड़ देती है। स्थायी शक्ति प्राप्त करना एक कठिन लड़ाई होगी। फिर भी रातों रात आरोहण का आकर्षण निस्संदेह लुभावना था। क्रिस्टल के लुभावने रूप से करीब होने के साथ साथ लुभावने रूप से पहुंच से बाहर होने के कारण चायून की रुचि कम होने लगी। बहुत अच्छा, ये स्थान एक उपयुक्त भंडारण कक्ष के रूप में काम करेगा। चायून ने खुद को आराम देने के लिए एक व्यवहारिक विकल्प चुना।
वह अंतरिक्ष से बाहर निकला, बाहर से एक कुर्सी निकाली और उसे गोले के भीतर रखने का प्रयास किया। काम नहीं कर रहा है। चा यून ने अजीबोगरीब परिणाम से हैरान होकर अपना सिर खुजलाया। शायद एक छोटा सा पत्थर काम कर सकता है। चा यूजियाओ ने जोर से सोचा, उसकी आंखें आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थीं। उसके हाथ में एक अंडे के आकार का पत्थर था। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि यह प्रयास भी उतना ही बेकार साबित हुआ। समस्या क्या हो सकती है, उसने सोचा। उसकी भौहें भ्रम में सिकुड़ गईं। अगर मैं भी अंदर जा सकता हूं तो ये छोटा पत्थर क्यों नहीं। दृढ़ निश्चयी होकर उसने कई और प्रयास किए। प्रत्येक असफलता के साथ वह और अधिक उलझन में पड़ गया। निराशा उसके चेहरे पर छाने लगी। अंत में चा यूजियाओ ने कुछ और प्रयोग करने का फैसला किया। उसने एक जेड क्रिस्टल निकाला जो उसके पिता से प्राप्त ब्रह्मांड के सार से युक्त एक विरासत थी। इस बार कुछ असाधारण हुआ। जबकि जेड क्रिस्टल अंतरिक्ष में प्रवेश नहीं कर पाया, कुछ अजीब हुआ। चा यूजियाओ ने इसे बारीकी से देखा। उसकी अभिव्यक्ति खुशी और निराशा के बीच बदलती रही। एक अप्रशिक्षित आंख को जेड क्रिस्टल अपरिवर्तित दिखाई दिया। उसका आकार और चमक बरकरार रही। हालांकि जो बात वास्तव में महत्वपूर्ण थी वह थी उसमें मौजूद आवश्यक क्यूई, और वह लुप्त हो चुकी थी, जिससे यह महज एक सजावट की वस्तु बन गई थी। देखने में तो अच्छी, लेकिन क्रियात्मक रूप से बेकार। क्या ये हो सकता है कि यह स्थान केवल एक निश्चित उच्च क्षमता वाली वस्तुओं को ही स्वीकार करता है। चा यूजियाओ ने गहरी सोच में डूबकर सोचा। दूसरे शब्दों में, किसी भी मूल्यवान खजाने को इस स्थान तक पहुंचने के लिए उसे एक निश्चित मानक को पूरा करना होगा या उससे अधिक होना होगा। उदाहरण के लिए, इस जेड क्रिस्टल में ऐसे तत्व हैं जो आवश्यकता को पूरा करते हैं, लेकिन बाकी कम हैं। उसने अपनी ठुड्डी को रगड़ा, स्थान के विवेकपूर्ण स्वाद पर विचार करते हुए। यह अपने चयन में काफी चयनात्मक प्रतीत होता है ना? चिंतन की एक अवधि के बाद चा यूजियाओ ने दीवार पर शिलालेखों पर ठोकर खाए। आकाश और पृथ्वी के सार को अवशोषित करने और अंतरिक्ष का विस्तार करने और खुद को पोषित करने के लिए, हर चीज से क्यूई इकट्ठा करने के लिए। तभी आप इस अनबाउंड स्पेस के अद्वितीय सम्राट बन सकते हैं। यह अनबाउंड स्पेस का पहला मंदिर है। दूसरे मंदिर को खोलने के लिए आपको पूर्वोदय बैंगनी क्यूई की दूसरी डिग्री में महारत हासिल करने की आवश्यकता है, शिलालेखों से पता चला। संक्षेप में, चा यूजियाओ ने महसूस किया कि उसे क्षेत्र के भीतर अंतरिक्ष का विस्तार करने के लिए अधिक मूल्यवान वस्तुओं को इकट्ठा करने की आवश्यकता है, जिससे पारस्परिक रूप से लाभकारी आदान प्रदान हो सके। यह एक सहजीवी संबंध था। खजाने के सार को अवशोषित करके अंतरिक्ष पनप सकता था, जबकि वह बदले में एक बड़े, अधिक बहुमुखी स्थान के लाभों को प्राप्त करेगा। तो यही इसका तरीका है, उसने सोचा। मैंने अभी अभी पूर्वोदय बैंगनी क्यूई के साथ अपनी यात्रा शुरू की है, और मैं पहली डिग्री पर भी नहीं हूं, केवल एक शुरुआती हूं। अपनी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए चा यूजियाओ के पास दूसरे मंदिर में प्रवेश करने के लिए आवश्यक शर्तों को जानने का कोई तरीका नहीं था। दूसरी डिग्री प्राप्त करने के लिए संभवतः तियानयुआन के ग्रेड तक पहुंचने की आवश्यकता होगी, एक ऐसा एहसास जिसने उसे पूर्वोदय बैंगनी क्यूई में शामिल डिग्री की संख्या पर विचार करने के लिए छोड़ दिया। ये है। चा यूजियाओ ने आह भरी गहराई से आगे के विशाल, अनिश्चित मार्ग को स्वीकार करते हुए। मैं केवल एक नौसिखिया हूं, और ऐसा लगता है कि इसका कोई अंत नहीं है। फिर भी उसने पूर्व की ओर बढ़ने वाले बैंगनी क्यूई को उसके शिखर तक विकसित करने के लिए अधिक दृढ़ संकल्प को बनाए रखा, चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों न हो। हालांकि दबाव वाला मुद्दा अंतरिक्ष विस्तार के लिए आवश्यक खजाने को प्राप्त करना था। जनरल के घर की संपत्ति में से केवल जेड क्रिस्टल ही कुछ हद तक मानदंडों को पूरा करता था, एक आंशिक पास। ये परिस्थिति उसके दिमाग पर भारी पड़ गई। जब मेरे पास शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं अनगिनत खजाने कैसे जमा कर सकता हूँ? चा यूजियाओ के निराश विचारों ने जगह भर दी। अगर कोई मूल्यवान खजाना भी दिखाई देता है तो वह संभवतः कुलीन परिवारों के हाथों में होगा, जो राजाओं के लिए श्रद्धांजलि के रूप में आरक्षित है। और अगर कोई सुलभ भी हो तो उसे सुरक्षित करने के लिए वित्तीय साधनों की कमी होगी। मैं सफल डकैती करने में सक्षम होने से बहुत दूर हूँ। मेरे वर्तमान स्तर पर उच्च स्तरीय खजाने को चुराने का प्रयास करने से दुश्मन के थोड़े से हस्तक्षेप से तुरंत हार हो सकती है। मैं आखिर किस बात की शिकायत कर रहा हूँ? एक कुशल रसोइया चावल के बिना भोजन नहीं बना सकता, जैसे मैं अपनी क्षमताओं से परे कुछ हासिल नहीं कर सकता। चा यूजियाओ को पता नहीं था, अंतरिक्ष उसके विलाप पर प्रतिक्रिया कर रहा था। बैंगनी क्यूई हवा में भर गई और अंतरिक्ष कांप उठा। कमरे के एक कोने में एक शांत सुरंग उभरी। चा यूजियाओ घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ से अचंभित, अविश्वास में खड़ा था। क्या ये संभव है कि अंतरिक्ष को मेरी दयनीय शिकायत पर दया आ गई? मेरा मतलब है, क्या अंतरिक्ष को दया आए? वह सुरंग से होकर आगे बढ़ा, जो दूर छोर पर एक बैंगनी मेज तक ले गई। मेज पर कमल का फूल रखा था और उसके बीच में एक अंडा था। अंडा से अंतहीन बैंगनी क्यूई अंडे में बह रही थी, जबकि अतिरिक्त क्यूई उन्मत्तता से फैल रही थी। अंडा। चा यूजियाओ ने अपना सिर खुजलाया, हैरान, या शायद
बत्तख का अंडा। यह एक अंडा लग रहा था, हालांकि सामान्य से थोड़ा बड़ा। उसे यह डबल जर्दी वाले अंडे जैसा लग रहा था। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई, उसने इसे और करीब से जांचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह इसे उठा नहीं सका। अंडे को उठाने की कोशिश करते हुए उसने अपनी शक्तियों को चैनल किया और घबराहट में आ गया। हालांकि उसके प्रयास व्यर्थ थे। अंडा मजबूती से अपनी जगह पर बना रहा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चा यून जियाओ की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। अगले ही पल उसकी छाती में जलन होने लगी। यह अंडा, क्या ये संभवतः किसी पौराणिक प्राणी का हो सकता है? चा यून जियाओ की आंखों में एक नई इच्छा चमक उठी, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसका उत्साह स्पष्ट था। हा 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 हा, मैं इस अजीबोगरीब जगह पर किसी भी साधारण चीज की उम्मीद कैसे कर सकता था? केवल एक सच्चा पौराणिक प्राणी ही साहपूर्वक अपना अंडा यहाँ छोड़ सकता है न? टेबल को देखो, ये स्पष्ट है कि इस जगह की सारी क्यूई इस अंडे को पोषण देने के लिए यहाँ एकत्रित हो रही है। अंडे में प्रवेश करने वाली क्यूई का केवल एक अंश ही खारिज और निष्कासित किया जा रहा है। चा यू जियाओ ने सोचना जारी रखा, उसका आकर्षण बढ़ता जा रहा था। ऐसा लगता है कि मैं खेती के लिए जिस बैंगनी क्यूई का उपयोग कर रहा हूँ, वह वास्तव में वह निम्न क्यूई है जिसकी इस अंडे को आवश्यकता नहीं है। अपनी आवाज़ में आश्चर्य के साथ उसने सोचा, मुझे आश्चर्य है कि यह अंडा कब फूटेगा। उसकी आंखें बैंगनी मेज के चारों ओर के क्षेत्र को स्कैन कर रही थीं और अधिक छिपे हुए आश्चर्यों की तलाश कर रही थीं। उसकी खुशी के लिए एक और अप्रत्याशित खोज उसका इंतजार कर रही थी। मेज के नीचे उसे एक छोटा नाजुक बैंगनी बॉक्स मिला। अंदर लगभग 1 दर्जन गोल मनके जैसी गोलियां थीं, जिनमें से प्रत्येक सोयाबीन के आकार की थी। उन्होंने एक हल्का सफ़ेद प्रभामंडल उत्सर्जित किया। ये पेई युआन डैन है, चा यू जियाओ ने बॉक्स की सामग्री को पहचानते हुए कहा। वह ऐसी वस्तुओं से अपरिचित नहीं था, उसे अपने पिछले जीवन का ज्ञान था। हालांकि ये पेई युआन डैन असामान्य रूप से उच्च गुणवत्ता के थे, संभवतः अपनी तरह के सबसे बेहतरीन। उन्हें बिना किसी प्रभावकारिता के नुकसान के बनाया गया था। आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के कारण लगभग डैन शोधन के शिखर पर पहुंच गए। दिलचस्प बात यह है कि जबकि वे पेई युआन डैन थे, जो कि डैन का सबसे आम प्रकार है, ये साधारण से बहुत दूर थे। और यह एकमात्र पुरस्कार है जो मुझे मिलता है। चा यून जियाओ अपनी हल्की निराशा व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसने पेई युआन डैन को जैड की बोतल में सावधानी से संग्रहित किया था। अंतरिक्ष से बाहर निकलते हुए उसने जोर से आह भरी और बड़बड़ाया, तो मुझे जो क्यूई मिलती है वह उस रहस्यमय अंडे से फेंकी गई क्यूई है, और अतिरिक्त पुरस्कार इन मामूली डैन मोतियों की मुट्ठी भर है। यह मुझे शब्दों के लिए खो देता है। बाहर आकर वह प्रबंधक के पास गया और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा। प्रबंधक, हमारे पास कितना पैसा है? मैं क्या उपयोग कर सकता हूँ? प्रबंधक ने जवाब देते हुए कुछ असहजता दिखाई। ठीक है, परिवार के धन स्वाभाविक रूप से आपके हैं, मेरे स्वामी। हालांकि जनरल का वेतन और युद्ध की लूट विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आवंटित की जाती है। आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए आवंटित धन सभी आपके अपने कोठरी में हैं। अव्यक्त संदेश स्पष्ट था। चा यू जियाओ जनरल द्वारा दिए गए धन का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता था, लेकिन जो उसके उपयोग के लिए निर्दिष्ट नहीं थे, वे प्रतिबंधित थे। चा यू जियाओ ने अपनी वित्तीय बाधाओं की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए धीरे से आह भरी। वह अपने पिता की उदारता से अच्छी तरह वाकिफ था। जनरल चा ने अपनी अधिकांश कमाई युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवारों के साथ साथ युद्ध में विकलांग हुए लोगों का समर्थन करने के लिए समर्पित कर दी थी। नतीजतन व्यक्तिगत व्यय के लिए सीमित धन उपलब्ध था। उसे याद आया कि पिछले लॉर्ड चा यून जियाओ ने लापरवाही से काम करके कुछ सोना और चांदी बचाई थी, जिससे कुल मिलाकर लगभग 500 सोने की छड़ें जमा हो गई थीं। हालांकि उसने जुओवू जी को कुछ उधार देते समय पहले ही 250 सोने की छड़ें इस्तेमाल कर ली थीं। इसके अलावा उसने ब्लैकमेल के जरिए लैन लैंग लैंग से 500 और सोने की छड़ें हासिल की थीं। गरीब, सच में दरिद्र। चा यून जियाओ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति पर विलाप करने से खुद को नहीं रोक सका। कोई बात नहीं, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो, बस मुझे अकेला छोड़ दो। चा यून जियाओ ने उपेक्षापूर्वक हाथ हिलाया और प्रबंधक को उसे कुछ जगह देने का संकेत दिया। काफी समय तक विचार करने के बाद चा यून जियाओ ने फैसला किया कि अपनी शक्ल बदलना समझदारी होगी। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कभी प्रसिद्ध जियाओ सम्राट था, अपनी शक्ल बदलना उतना ही आसान था जितना अपनी आध्यात्मिक शक्ति को स्थानांतरित करना। इसके अलावा वह अब दियुवान के ग्रेड में एक विशेषज्ञ के स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि वह पेई युआन दान को कम मूल्य का मानता था, फिर भी यह इस नश्वर क्षेत्र में अत्यधिक मांग वाला एक प्रकार का टॉनिक था। इन मूल्यवान वस्तुओं के स्रोत के रूप में अनावश्यक ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए उसने अपना नाम गुप्त रखना बुद्धिमानी समझा। खुद को उपकारकर्ता के रूप में उजागर करने से जटिलताएं और अंतहीन परेशानियां हो सकती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए चा यून जियाओ ने अपना रूप बदल लिया। अब वह एक खुरदरा, मौसम से ग्रसित चेहरा रखता था, जिसकी दाढ़ी अच्छी तरह से बढ़ी हुई थी, जो 3 दशकों से अधिक समय से अस्तित्व में थी।
उसके शरीर से एक मजबूत मांसल आभा निकलती थी। आईने में अपना नया चेहरा देखने के बाद चा यूनजियाओ ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। अतिरिक्त सावधानी के तौर पर उसने अपनी असली पहचान को और अधिक छिपाने के लिए एक बांस की टोपी पहन ली। लिंगबाओ हॉल सेल से रूम। चा यूनजियाओ शहर के सबसे बड़े सेल से रूम के सामने खड़ा था, जो आगामी नीलामी की तैयारियों के कारण गतिविधि से भरा हुआ था। कल की नीलामी में वही वस्तु होगी जिसे जुओवुजी ने चाहा था। खैर, इस सेल से रूम का नाम काफ़ी उपयुक्त है, उसने व्यस्त कर्मचारियों को देखते हुए सोचा। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सेल से रूम आपस में जुड़े हुए हैं, शायद किसी बड़े नेटवर्क की शाखाएं हैं। इन विचारों को एक पल के लिए अलग रखते हुए चा यूनजियाओ ने सेल से रूम में प्रवेश किया। कृपया प्रतीक्षा करें, योद्धा। सेल से रूम से एक बकरी दाढ़ी वाला आदमी एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ उसके पास आया। नीलामी कल से पहले शुरू नहीं होगी। यह एक स्पष्ट संदेश था, कल वापस आएं। मैं यहाँ व्यवसाय के लिए आया हूँ, चा यूनजियाओ ने कर्कश स्वर में उत्तर दिया। मुझे अच्छी तरह पता है कि नीलामी कल के लिए निर्धारित है, यही कारण है कि मैं आज यहाँ हूँ। अपने बॉस को मेरे पास बुलाओ। पूछो कि क्या वह अपनी नीलामी में एक सर्वोच्च डैन को शामिल करने में रुचि रखते हैं। अगर आप इसे तुरंत नहीं करते हैं तो मैं वापस चला जाऊंगा। सुप्रीम डैन। बकरी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने चिंतन में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। हान यांग की भूमि में 1000 व्यक्तियों में से केवल एक के पास दवा बनाने का कौशल था, और उनमें से 10,000 में से एक भी डैन बनाने के स्तर तक नहीं पहुंच पाया। डैन की बहुत इच्छा थी, यहाँ तक कि दुर्जय साधकों द्वारा भी, और एक प्राप्त करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। लेकिन सर, आदमी ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या आप मुझे वह डैन दिखा सकते हैं जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के चा यूनजियाओ ने अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल को हिलाया, जिससे एक समृद्ध और मनमोहक सुगंध निकली। चा यूनजियाओ द्वारा बोतल को सील करने से पहले बकरी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने सुगंध की एक छोटी सी झलक पकड़ी। सुगंध के साथ उस क्षणिक मुठभेड़ ने भी आदमी के शरीर को आराम दिया और उसे सुखदायक अनुभूति से भर दिया। कृपया मेरे पीछे आओ, मैं आपको तुरंत हमारे सबसे जानकार विशेषज्ञ के पास ले जाऊंगा, बकरी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने चा यूनजियाओ को नए सम्मान के साथ संबोधित करते हुए कहा। मास्टर गुवान, स्वर्ग प्राप्ति बिक्री कक्ष में हमारे शीर्ष पारखी उन दानों की प्रामाणिकता निर्धारित करेंगे जिन्हें आप बेचना चाहते हैं। जब वे आगे बढ़े तो एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग सज्जन उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या मैं आपका विशिष्ट नाम और उपाधि जान सकता हूं, कृपया। मास्टर गुवान ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी के साथ एक गर्मजोशी और सौम्य मुस्कान पेश की। चा यूनजियाओ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बूढ़े साहब, क्या आप इस संभावना पर विचार कर रहे हैं कि इस राज्य में कोई कुशल दान निर्माता मौजूद है? या शायद आप मानते हैं कि इस तरह की क्षमता वाले दान निर्माता को इन देशों में आए हुए कई साल हो गए हैं? मास्टर गुवान ने हंसते हुए कहा, उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। मैंने अन्यथा सुझाव नहीं दिया। जीवन में हमेशा कोई और अधिक जानकार होता है, एक उच्च क्षेत्र प्राप्त करने के लिए। हमेशा ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी कल्पना से परे होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता। हालांकि मैं 2 दशकों से चेनजिंग शहर में रह रहा हूं। यदि, महोदय, आप वास्तव में असली दान लाए हैं, तो यह इन 20 वर्षों में केवल तीसरी बार होगा जब मुझे दान की नीलामी करने का अवसर मिला है। यह न केवल हमारे बिक्री कक्ष के लिए बल्कि मेरे लिए भी एक बड़ा सम्मान है। चा यूनजियाओ उसके शब्दों से चकित रह गया। उसने इस नश्वर दुनिया में दान के मूल्य को कम करके आंका था। खेती के क्षेत्र में दान आम और असाधारण थे। किंगयून क्षेत्र में एक दान का मतलब कुलीन साधकों के लिए बहुत कम था। हालांकि नश्वर दुनिया में एक दान को एक अनमोल अमृत माना जाता था। शरीर को मजबूत और तरोताजा करने की क्षमता वाला एक दान इस दुनिया में एक खजाना था। एक ही खुराक कई बीमारियों को ठीक कर सकती थी, जीवन शक्ति को बहाल कर सकती थी और चोटों को ठीक कर सकती थी। इसके अलावा पेई युआन दान चा यूनजियाओ के पास उच्चतम गुणवत्ता का था, एक सर्वोच्च दान। मैं आज इस महान भाग्य का अनुभव करने के लिए आपको बधाई देता हूं, चा यूनजियाओ ने सपाट भाव से कहा। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि यह आपका तीसरा बार नीलामी का दान होगा। इसके अलावा अगर मैं इस बार अनुकूल सौदा करता हूं, तो आप खुद को चौथे और 5वें ऐसे अवसरों से सम्मानित पा सकते हैं। मास्टर गुवान ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी को सहलाते हुए चा यूनजियाओ की सावधानीपूर्वक जांच की, उसकी काली त्वचा और बांस की टोपी का अध्ययन किया जो उसने घर के अंदर पहना था। अंत में उसने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, मैं गुवान वान शान हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुझे आपको कैसे संबोधित करना चाहिए, सर? चा यूनजियाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं फैंग ज़ीलिंग हूँ। नमस्कार भाई फैंग। गुवान वान शान ने विनम्रतापूर्वक मुट्ठी और हथेली से सलामी देकर सिर हिलाया। चा यूनजियाओ ने शांत भाव से सिर हिलाकर जवाब दिया, अपनी पिछली मुद्रा में बने रहे। उन्हें शायद ही पता था कि उन्होंने जो उपनाम चुना था वह एक दिन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा, अपने आप में एक किंवदंती, दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित, सुंदर, स्वतंत्र आत्मा, सुंदर और उदार दान निर्माता।
फिर भी वह अपने नए व्यक्तित्व पर मन ही मन हंसा, खुद को एक सुंदर और स्वतंत्र आत्मा वाले व्यक्ति के रूप में कल्पना करते हुए। हालांकि मुझे अभी भी दान की जांच करनी चाहिए, मास्टर गुवान ने कहा। उनके विनम्र शब्दों ने उनके सच्चे इरादों को छुपा दिया। चायू जियाओ को आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने अपने कपड़ों से जैद की बोतल निकाली और उसे लापरवाही से मेज पर रख दिया। हालांकि मास्टर गुवान हैरान दिखे। अगर ये वाकई सर्वोच्च दान है तो उन्हें इतनी साधारण बोतल में क्यों रखा जाएगा? उन्होंने प्रामाणिकता पर थोड़ा संदेह किया डैंस के बारे में। फिर भी जैसे ही उसने बोतल ली और उसे खोला, उसके अंदर से एक सघन, जीवन युक्त क्यूई निकली, जिससे मास्टर गुवान की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। बोतल को सावधानी से बंद करते समय उसके हाथ कांप रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वह खुशबू का एक निशान भी बाहर निकलने से डर रहा था। मास्टर गुवान ने अपने तेज दिल को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। जब समृद्ध सुगंध ने मुश्किल से उसके नथुने को छुआ था और उसने जीवन शक्ति को महसूस किया था, तो उसे एहसास हुआ उसके सामने आदमी द्वारा प्रदर्शित वस्तुओं के लिए उसके मन में जो भी संदेह या तिरस्कार था, वह एक हास्यास्पद धारणा में बदल गया था। ये उसके जीवनकाल में मिले सबसे मूल्यवान डैन थे। बिना एक पल बर्बाद किए उसने आदेशों की एक तेज श्रृंखला जारी की। कोई मेरी बैंगनी क्रिस्टल प्लेट, मेरी बैंगनी जेड बोतल ले आओ। मुझे डैन यांग में लाओ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। फिर वह अपनी आंखों में उत्साह के संकेत के साथ चायून जियाओ की ओर मुड़ा। भाई फेंग, आप इन उच्च गुणवत्ता वाले डैन के कितने टुकड़े बेचना चाहते हैं? सिर्फ एक, शायद दो, या? उनकी आवाज़ प्रत्याशा से कांप रही थी। 50 या 60 साल के एक आदमी के चेहरे पर लाली थी और उनकी आंखों में जुनून की सीमा पर एक ईमानदार उत्सुकता चमक रही थी।